नमस्कार मित्रों दोस्तों, हम लोग ला चुके हैं अपना एक और चैप्टर क्लास 10th का, जिसका नाम है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। बेटा लोग इसको समझते हैं कैसा क्या चैप्टर कहता है, हमसे क्या हमसे कहना चाहता है चैप्टर, इसको बहुत डिटेल समझते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करें, चैप्टर का नाम है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। तो सबसे पहले हम लोग बात करें रिसोर्सेज की, तो संसाधन। तो जैसे कि हम लोग बात करें कि हम लोग खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, या फिर हमारे घर के अंदर कोई भी चीज आती है, तो वो कहाँ से आती है। समझ लीजिए कि आप घर में बेड डले हैं, सोफे डले हैं, आप बिस्तर डले हैं, या फिर हर चीज है, तो हर चीज कहाँ से बनती है? जंगलों से आती है। तो इसलिए हम लोग बात करें रिसोर्सेज को जानना हमारी डे टू डे लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हम लोग जो रिसोर्सेज हैं, जैसे कि नेचर से हम लोग बहुत सारी चीजें लेते हैं, तो फिर हमको इनको समझना जानना बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है। इसके अलावा हम लोग बात करें डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट मतलब क्या होता है? विकास। और विकास हम लोग बात करें कि हर एक पर्सन का 2% वेरी होता रहता है। जैसे अगर मैं बात करूं कि एक गरीब किसान के लिए, एक मान लीजिए ये गरीब किसान है जो कि क्या करता है, खेती किसानी करता है। तो अब वो एज अ लेबर वर्क करता है। ठीक है। तो अब उसके लिए डेवलपमेंट की बात क्या हो जाएगी कि उसका मतलब डेवलपमेंट कैसे होगा? तो उसका डेवलपमेंट कुछ इस प्रकार होगा कि वो चाहता है कि उसकी जो सैलरी है वो बढ़ जाए, और जो किसान है वो उसकी सैलरी बढ़ाना नहीं चाहता। अब किसान के लिए डेवलपमेंट क्या होगा? वो ज्यादा से ज्यादा अर्निंग करना चाहता है। और ज्यादा से ज्यादा अर्निंग कैसे होगा कि जब वो हम लोग बात करें कि जो किसान है उसको पैसा कम देगा। तो कभी कभी हम लोग ये देखते हैं कि जो कभी कभी डेवलपमेंट होता है, कभी कभी किसी का डेवलपमेंट किसी के लिए बुरा होता है। ठीक है। तो इसलिए ये समझना जरूरी है कि हर एक पर्सन के हिसाब से डेवलपमेंट क्या होता है, क्या नहीं होता है, इन सभी परिप्रेक्ष्यों को जानना जरूरी है। तो मैंने चैप्टर का एक ओवरऑल, जो हमारे चैप्टर का नाम था, वो बता दिया, और एक थोड़ा समरी टाइप में दे दी मैंने आपको, जिससे कि आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हो सके इस चैप्टर के बारे में। ठीक है। समझते हैं कि हमारे रिसोर्सेज के बारे में बात करते हैं। रिसोर्सेज क्या होते हैं, रिसोर्स की डेफिनेशन के बारे में। तो हर एक चीज जो कि हमारे एनवायरनमेंट के अंदर अवेलेबल है, जिसका हम लोग यूज कर सकते हैं अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। क्या? नीड्स। नीड्स। और गांधी जी ने एक चीज कही थी हम लोगों से कि नीड और ग्रीड में अंतर होता है, कि आदमी की नीड तो पूरी हो सकती है, नीड पूरी करने के लिए हमारे एनवायरनमेंट में बहुत कुछ है, पर ग्रीड पूरी करने के लिए कभी कोई चीज नहीं हो पाती है, क्योंकि आदमी की लालच बढ़ते ही रहता है, बढ़ते ही रहता है, बढ़ते ही रहता है। ठीक है। तो ऐसी एनवायरनमेंट में हर एक चीज जो कि हमारी क्या नीड को सेटिस्फाई करती है, यानी कि पूरा करती है, तो वो अब हमें कैसे मिलती है? टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए, इकोनॉमिकली फीजिबल होना चाहिए, कल्चरल एक्सेप्टेबल होना चाहिए। तो बस अभी चीज क्या होती है? रिसोर्सेज होती है। तो रिसोर्स क्या है? तो हमारे एनवायरनमेंट में हर एक वो चीज जो कि हमारे लिए एनवायरनमेंट में मतलब हमारी जरूरतों को पूरा करती हो, और वो कैसी हो? टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हो, इकोनॉमिकली फीजिबल हो, और कल्चरली एक्सेप्टेबल हो। अब एग्जांपल समझते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि मीट की बात करें, तो अपने यहाँ पे परम भक्त इतने भयंकर हैं कि हम क्या कहते हैं कि आदमी मुर्गे का मीट खा लेगा, मुर्गे की मीट खाने में कोई दिक्कत नहीं है। पर हम लोग बात करें कि सुअर का मीट खाने में प्रॉब्लम होती है। जैसे यूरोप वगैरह हुआ, जैसे अमेरिका हुआ, या फिर यूरोपियन कंट्रीज हुई, तो वहां पर जो मीट है उसका चलन बहुत समय मतलब बहुत ज्यादा है, क्योंकि उन्हें गर्मी चाहिए पड़ती है उनकी बॉडी को, क्योंकि ठंडे इलाके के अंदर होते हैं। तो वो लोग खाते हैं बीफ और पोर्क। बीफ क्या होता है कि गाय का मांस होता है, और पोर्क क्या होता है? सुअर का मांस होता है। अब हमारे यहाँ पे मान लीजिए कि कुछ लोग हैं जैसे मान लीजिए कि सुअर का मांस नहीं खाते, ठीक है, गाय का मांस नहीं खाते हैं। तो अब जो बीफ और पोर्क यूरोप के अंदर लोग रहते हैं, तो उनके लिए तो वो रिसोर्स होगा, ठीक है, पर हमारे लिए नहीं होगा। हमारे लिए रिसोर्स क्या होगा? बकरे का मांस और मुर्गे का मांस हमारे लिए ये रिसोर्स है, हमारे लिए वो रिसोर्स नहीं है, क्योंकि कल्चरली हमारे समाज में हमारा जो कल्चर है, उसमें हम लोग ये चीजें अडॉप्ट ही नहीं कर पाएंगे। वो चीज हमारे कल्चर में अडॉप्टेड ही नहीं है। हमारे कल्चर के मतलब हमारे कल्चर इसको अलाउड नहीं करेगा कि हम लोग बीफ या पोर्क खाएं। ठीक है। समझ में आया? तो अब कोई भी इन्वायरमेंट के अंदर चीज जो कि हम लोग बात करें बजट में आने चाहिए, मतलब पैसा हो, कल समाज से एक्सेप्टेबल होना चाहिए, और टेक्नोलॉजी से हम लोग उसे ले सकें। ठीक है। तो वो चीज क्या कहलाती है? रिसोर्स कहलाती है। क्लियर हुआ? डेफिनेशन मैं बहुत डिटेल से बता रहा हूँ, क्योंकि अगर इसको घुमा फिरा के भी अगर आपसे पूछा जाए, तो आप लोग इतने मतलब टैलेंटेड हो के एग्जाम के अंदर अगर कैसी भी एग्जाम में कुछ भी पूछते, कम से कम इसको बता तो सकते हैं। ठीक है। तो रिसोर्सेज की डेफिनेशन तो देख ली। अब भैया हम लोग रिसोर्स की क्लासिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो रिसोर्सेज अगर हम लोग बात करें, क्लासिफिकेशन की बात करें, तो कितने प्रकार से बांट सकते हैं रिसोर्सेज को, कि उनका ओरिजिन, यानी कि ओरिजिन मतलब बने कैसे हैं। तो हम लोग बात करें बायोटिक। तो बायोटिक मतलब कि जिंदा जीव। रिसोर्सेज जो कि हम लोग बात करें ऑब्टेन किए जाते हैं बायोस्फीयर से। बायोस्फीयर मतलब जहाँ पे हम लोग बात करें लाइफ होती है।
अब जैसे हम लोग बात करें बायोटिक रिसोर्सेज क्या हुए, फिशेस हुई हमारी, पेड़ हुए, प्लांट हुए और जानवर हुए, ठीक है, इंसान हुए, तो ये सब क्या है, बायोटिक रिसोर्सेज है, ठीक है। इंसान भी क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स ही भी तो है, क्योंकि हम लोग बात करें टेक्नोलॉजी को एक्सेसिबल बना के हम लोग बात करें दूसरे इंसान दूसरों को हेल्प भी तो करते हैं, ठीक है। अब बायोटिक रिसोर्सेज क्या हुए, तो भैया ये समझ लीजिए बायोटिक मतलब लिविंग थिंग और अबायोटिक मतलब नॉन लिविंग थिंग। रिसोर्सेज जो कि बनाए मतलब लिए जाते हैं नॉन लिविंग थिंग से, जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं रॉक्स हुए, मिनरल्स हुए, तो ये क्या होते हैं, अबायोटिक रिसोर्सेज होते हैं। बायोटिक रिसोर्सेज जिंदा रिसोर्सेज होते हैं और अबायोटिक रिसोर्सेज नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं। क्लियर हुआ? तो दोनों आई थिंक आइडियाज आपके दिमाग में क्लियर बैठ गए होंगे, तो आ गए होंगे आप लोगों को, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन भी अपनी कंप्लीट हो गई कि हम लोगों ने दो प्रकार से रिसोर्सेज को डिवाइड कर लिया है। और भी इसको हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं, कैसे कैसे करते हैं वो देखते हैं। अब एक्सटेन्युएबिलिटी के ऊपर देखते हैं कि क्या कैसे मतलब कि खत्म हो सकते हैं या नहीं खत्म हो सकते हैं, उसके उसके बेसिस पे देखते हैं हम लोग इनके रिसोर्सेज को। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज हम लोग बात करें कि जो कि कभी भी खत्म नहीं, मतलब ऐसे रिसोर्सेज जो कि कभी खत्म नहीं होने वाले हैं, जो हर बार न्यू हो सकते हैं, हर बार बन सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगी इनको बनने में, बार बार बनने में, और ये बहुत जल्दी भी बन जाते हैं। रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस्ड बाई फिजिकल, मैकेनिकल एंड केमिकली प्रोसेस। तो भैया ये रिप्रोड्यूस बनाए जा सकते हैं फिजिकल प्रोसेस से, मैकेनिकल प्रोसेस से और केमिकल प्रोसेस से। जैसे सोलर एनर्जी हुई, विंड एनर्जी हुई, फॉरेस्ट हुआ, फॉरेस्ट एनर्जी सॉरी विंड एनर्जी हुई, ठीक है, वाटर हुआ। तो अब जैसे अब मान लीजिए कैसे, तो अब इनको समझते हैं ये कैसे हमारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, आप समझते हैं इनको, ठीक है। इसको हम लोग डिटेल से अब बात करेंगे इसके बारे में। तो इसके बारे में डिटेल से बात करते हैं हम लोग कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं। अब जैसे मान चलिए कि हमारे यहाँ पे क्या चल रही है, सरकार ये दिमाग लगा रही है कि अब हमारे यहाँ पे आपको पता होगा कि गवर्नमेंट तरफ से पॉलिसी आई है कि भैया अगर आप सूर्य ऊर्जा प्लेट लगाते हैं तो आपको 1 लाख रुपए की सूर्य ऊर्जा प्लेट लगेगी, वो बाद में सब्सिडी के तौर पर आपको वापस मिल जाएंगी। तो सोलर इलेक्ट्रिसिटी लगाने से फायदा क्या होगा, हम लोग बात करें, उससे फायदा ये होगा कि हमें क्या होगा कि आज के समय पर जो हम लोग बात करें अभी जो ज्यादातर एनर्जी बिजली बिजली आपको पता होगा तो ये आती है थर्मल प्लांट से, कोल वगैरह जला के हमें ये बिजली मिलती है। पर अब गवर्नमेंट सोच रही है कि अब सोलर अगर हम लोग बात करें हर एक घर में लग जाएंगे, तो फिर इससे होगा क्या, जब हर एक घर में सोलर प्लांट मतलब इलेक्ट्रिसिटी लग जाएगी, तो इससे होगा क्या कि भैया सब लोग अपनी बिजली बना सकेंगे और फिर गवर्नमेंट को बिजली प्रोवाइड कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे कि लोग अपनी बिजली खुद बना उत्पाद कर सकेंगे। और इससे होगा क्या कि लोग भी एम्पावर होंगे कि वो अपनी बिजली बेच भी पाएंगे, आने वाले समय में हम लोग बिजली बेच भी सकते हैं। तो अब ऐसी रिसोर्सेज, तो अब हमारे यहाँ पे सोलर का बहुत ज्यादा चलन चलने वाला है, क्योंकि एनर्जी क्राइसिस आने वाले हैं, ठीक है, समय में। अभी खुद आप लोग देख रहे होंगे कैसे ईरान वॉर चल रही थी तब। तो जैसे सोलर एनर्जी हुई तो भैया यहाँ सूर्य ऊर्जा प्लेट लगाओ, आराम से बिजली बनाओ, रोज जितनी, अब सूरज तो अब लाखों साल तक खत्म होगा नहीं, तो इसका इस्तेमाल करके हम लोग लंबे समय तक के लिए चला सकते हैं। फिर हमारी आई विंड एनर्जी, तो विंड एनर्जी क्या, पंखा लगा दो वो घूमता रहेगा और बिजली बनती रहेगी। वाटर हुआ, अब हम लोग बात करें कि डैम वगैरह होते हैं वहां पे पावर प्लांट लगा दिए, मतलब जनरेटर लगा दिए, तो भैया उनसे उनके विंड मिल घूमेंगे और इससे हमें एनर्जी मिलती रहेगी। तो अब ये सोर्सेज कहाँ से हमारे रिन्यूएबल सोर्सेज हैं जो कि बार बार बनते रहेंगे बनते रहेंगे। अब पर कुछ सोर्सेज ऐसे भी हैं जो कि जिनको बनने में करोड़ों साल लगते हैं, कितने करोड़ों साल लगते हैं इनको बनने में, तो अब ये इतनी आसानी से तो हमें मिलेंगे नहीं। तो इसीलिए इन्हें क्या बोलते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज बोलते हैं, इन्हें रिन्यू नहीं किया जा सकता है। रिसोर्सेज विच टेक मिलियंस ऑफ ईयर इन देयर फॉर्मेशन, इनको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं। और ये साथ हम लोग बात करें, अगर हम लोग इनका बहुत ज्यादा तरीके से इस्तेमाल करते हैं, जैसे पेट्रोल हुआ, ऑयल हुआ, कोल हुआ, फॉसिल फ्यूल्स हुए, तो अब इनसे हम लोग बात करें, ये इनको बनने में लाखों साल लगेंगे। तो अब पेट्रोल कैसे बनता है, बहुत से लोगों को लगता होगा कि पेट्रोल कैसे बनता है, कोल कैसे बनता है, फॉसिल फ्यूल क्या होते हैं, इनको समझते हैं। तो लाखों सालों पहले कुछ जीव थे धरती के ऊपर जो जिंदा थे, वो मर के दफन हो गए, उनकी बॉडी की जो डेड रिमेन थे वो लाखों सालों तक नीचे जमे रहे, तो उनसे क्या बन जाता है, उनसे बनता है क्रूड ऑयल, और क्रूड ऑयल को फिल्टर करके हम लोग पेट्रोल, डीजल, ये नेचुरल गैस, ये सब निकालते हैं। और जब पेड़ जल के लाखों साल तक जमीन नीचे दबे रहते हैं, उनसे क्या बनता है, उनसे बनते हैं कोल, क्या बनता है, उनसे बनता है कोल। क्लियर हुआ? कोल मतलब कोयला बनता है उनसे। तो ये क्या है, रिन्यूएबल मतलब जो दोबारा से बन सकते हैं, और नॉन रिन्यूएबल मतलब जो दोबारा नहीं बन सकते हैं। क्लियर हुआ? अब हम लोग बात करते हैं कि
डेवलपमेंट के बेसिस के बारे में बात कर ली, डेवलपमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो डेवलप्ड resources which are surveyed and their quality and quantity determined for utilization, example coal and mines। इसको समझते हैं। तो गाइस सॉरी फॉर डिस्टरबेंस, मुझे वीडियो पॉज करना पड़ा क्योंकि ये जो मेरी इमेज है बार बार दिखती है, तो ये वीडियो पॉज हो जाता है चलते चलते, तो उसके लिए फॉर सॉरी फॉर दैट। अपना लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे किसके बारे में? हम लोग बात कर रहे थे डेवलपमेंट के बेसिस पे कि हमने किसी रिसोर्सेज को कितना डेवलप कर लिया है, उसके बारे में उससे उसके बेसिस पे हम लोग किसी रिसोर्सेज को समझते हैं। तो रिसोर्सेज को जिनको पूरी तरह से सर्वे कर लिया गया है, उनकी क्वांटिटी को, क्वालिटी को बता दिया चुका है कि इसका कितना यूटिलाइजेशन हो सकता है, कितना यूटिलाइज हो चुका है, तो इसके ऊपर हमने बहुत सारा वर्क कर लिया है, तो वो होते हैं डेवलप्ड रिसोर्सेज। ठीक है। अब होते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज। तो भैया ऐसे रिसोर्सेज जिन्हें हम लोग बात करें फाउंड तो कर लिया गया है, बट इन्हें यूटिलाइज नहीं किया गया है। जैसे कि हम लोग बात करें सन एनर्जी हुई, विंड एनर्जी हुई, तो जैसे कि हमें पता है कि जो रेगिस्तान वाला एरिया है, जैसे राजस्थान हुआ या फिर और भी दूसरे पार्ट हुए जहाँ पे गर्मी ज्यादा होती है, तो हम लोग इन्हें क्या कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं और बहुत अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। आप सोच के देखिए, जहाँ पे अंधा गर्मी चलती है, इतनी गर्मी होती है, तो वहां पे हम लोग बात करें कि ये सारी चीजें क्यों काम नहीं करेंगी। सॉरी फॉर दैट, माइक लगाना भूल गया था मैं, फिर बीच में रिकॉर्ड तो हो रहा होगा ना। तो समझ में आया। तो अब जिन्हें हम लोग पोटेंशियल है, जिनमें जिनके अंदर पोटेंशियल है और जिनका हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, तो मैं फिर से बता देता हूँ। डेवलपमेंट के बेसिस पे हम लोग बात करें, रिसोर्सेज को हम लोग बांट सकते हैं कि क्या स्टेटस है डेवलपमेंट का किसी रिसोर्सेज का। जैसे कि अगर हम लोग बात करें कि हमने किसी रिसोर्सेज को जब हम लोग किसी रिसोर्सेज के बारे में अच्छे से डिटेल से समझ चुके हैं, उसके बारे में सर्वे कर चुके हैं, हर चीज जान चुके हैं उसके बारे में, तो वो क्या होते हैं, हमारे डेवलप्ड रिसोर्सेज होते हैं, जिनके बारे में सब कुछ हमें पता होता है और इसको हम लोग काफी यूटिलाइज भी कर चुके हैं। तो सर्वे भी हो चुका है और हम लोग बात करें इनकी क्वांटिटी क्वालिटी को पूरा पूरा डिटरमाइन कर लिया गया और यूटिलाइज भी किया जा चुका है इसको बहुत अच्छी तरीके से। तो वो होता है डेवलप्ड रिसोर्सेज। ठीक है, जैसे गोल्ड माइंस हुई। ठीक है। अब पोटेंशियल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज हैं जहां पे हम लोग बात करें इनमें काफी पोटेंशियल है, यानी कि अभी तक हम लोगों ने इन्हें अच्छी तरह से यूज नहीं किया है, यानी कि यूज तो किया है पर इतनी अच्छी तरीके से नहीं किया है इतना कि डेवलप्ड रिसोर्सेज को किया है। क्योंकि हम लोग अभी जो कोल है, तो कोल को अभी से इस्तेमाल नहीं कर रहा। 90 हम लोग बात करें जैसी आजादी हुई थी, आजादी से पहले से भी कोल को हम लोग बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर रहे थे। पर हम लोग बात करें कि जो सोलर एनर्जी हुई, विंड एनर्जी हुई, तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कुछ नए कॉन्सेप्ट है। जैसे डेजर्ट वगैरह में अगर हम लोग राजस्थान में जाएं, तो वहां पे हमें इतना रिसोर्स फुल गर्मी मिलती है, हमें वहां पे इतनी गर्मी रहती है, तो हम लोग उस गर्मी का इस्तेमाल क्यों नहीं कर लेते हैं। तो अब ये चीज क्या होती है कि उनके अंदर पोटेंशियल है, यानी कि क्षमता है, और हम इन्हें इस्तेमाल भी कर सकते हैं आने वाले फ्यूचर में। ठीक है। स्टॉक रिसोर्सेज स्टॉक रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो हम लोग बात करें, इनमें पोटेंशियल होता है कि हमारी ये ह्यूमन नीड को सेटिस्फाई कर सकते हैं, बट हमारे पास अभी वो उतनी टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे कि हम लोग बात करें कि हम इसे इस्तेमाल कर सकें। ठीक है। जैसे कि हम लोग बात करें कि आप लोगों ने सुना होगा कि अभी ट्रेनें चलने वाली हैं किससे, H2O से। ठीक है, हाइड्रोजन गैस से चलने वाली है ट्रेनें। तो अभी हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है, पर धीमे धीमे उनके ऊपर काम चल रहा है। तो अब भले ही हम लोग बात करें कि स्टॉक में है, मतलब अभी तक हम लोगों ने इसको यूटिलाइज नहीं किया। ठीक है। और रिजर्व्स क्या होते हैं? These resources can be utilized with help of existing technology but are kept for future requirement। तो रिजर्व्स ऐसे बचा के रखने वाले, यानी कि फ्यूचर हमारे पास टेक्नोलॉजी, हम लोग इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, पर हमने इन्हें क्या करेगा, फ्यूचर के लिए भी सेव करके रखा है। ठीक है। और जैसे वाटर को हम लोग बात करें यूज कर सकते हैं, जब बहुत ज्यादा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, पर हम इतना ज्यादा यूज नहीं करते हैं, फ्यूचर जनरेशन के लिए छोड़ रखा है। क्योंकि हम लोग बात करें कि जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होती है डैम से, तो इससे हम लोग बात करें एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होती है। तो भैया जी, जो जितनी भी चीजें हम लोग करते हैं, तो इसको ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अंधा, अगर पता चल गया है तो कोई एक्सप्लॉइट कर ही देंगे इसको। तो इनको इतनी बुरी तरह से हम लोग एक्सप्लॉइट नहीं करते हैं। ठीक है। तो इसको फ्यूचर जनरेशन के लिए क्या कर करके रखा जाता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं ओनरशिप के बेसिस पे कि किसी भी हम लोग बात करें रिसोर्स के ऊपर मालिकियत किसकी है, यानी कि मालिकाना हक किसका है। अब हम लोग बात करें कि कोई इंडिविजुअल का रिसोर्स है। ठीक है। रिसोर्सेज ओन बाई प्राइवेट और बाई इंडिविजुअल, जैसे प्लॉट हुए, हाउसेस हुई, कार हुई, तो ऐसे रिसोर्सेज जो कि किसी इंडिविजुअल या फिर किसी एक आदमी के होते हैं या फिर किसी प्राइवेट कंपनी के होते हैं, तो फिर वो क्या होते हैं, वो होते हैं इंडिविजुअल रिसोर्सेज। ठीक है, समझे। हम लोग बात कर लेते हैं कम्युनिटी रिसोर्सेज क्या होते हैं।
रिसोर्सेज विच आर एक्सेसिबल टू ऑल मेंबर्स, यानी कि भैया ऐसी चीज, ऐसे मान चलो कि पब्लिक पार्क हुए तो भैया अब मान मोहल्ले की एक आंटी हुई तो भैया ऐसा तो कह नहीं सकती आप उनके घर में घुस जाओ तुम तो डंडा मार के भगा देगी। अब पब्लिक पार्क में घुस जाओ तो क्या भगा पाएंगी वो? तो भैया पब्लिक पार्क तो सबका होता है ना, कम्युनिटी का होता है पूरी। तो इसलिए हम लोग बात करें जो पब्लिक पार्क है वो पूरी कम्युनिटी का है, तो इस पे किसी एक व्यक्ति का हक नहीं होता है, ठीक है। तो पूरे जिस पे हम लोग बात करें पूरी कम्युनिटी का हक है, तो उसे क्या बोलते हैं? कम्युनिटी रिसोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कम्युनिटी रिसोर्स बोलते हैं उसे। जैसे प्लेग्राउंड हुआ या फिर दूसरी चीजें हुई, तो आपको कोई रोक नहीं सकता है कि आप वहां पे क्यों बैठे हैं, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। ये उनका जिम्मेदारी नहीं है। अगर आप उनके घर में बैठते हो, उनकी कार का इस्तेमाल करते हो, तब हाँ आप वो आपके ऊपर उंगली कर सकते हैं कि हाँ आप हमारा सामान क्यों इस्तेमाल कर रहे हो। पर आप पब्लिक पार्क में आकर आप बैठे हैं, आराम से सो रहे हैं, तो ऐसे कोई भगा नहीं सकता आपको, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करें नेशनल रिसोर्स क्या होता है। टेक्निकली ऑल रिसोर्सेज अवेलेबल इन द कंट्री आर नेशनल रिसोर्सेज। तो अगर टेक्निकली बात की जाए तो भैया देश के अंदर हर चीज आने वाली चीज क्या कहलाती है? नेशनल रिसोर्स कहलाती है, ठीक है। समझ में आ गया? जैसे एग्जाम्पल की बात करें, जंगल हुए, जंगल के जानवर हुए, लैंड हुई, पॉलिटिकल टेरिटरी हुई, रिसोर्सेज हुए, ठीक है। जिसको हम लोग बात करें पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर जितनी भी चीजें आती हैं, और 12 नॉटिकल माइल तक हम लोग बात करें, इंटरनेशनल लॉ होता है ये कि 12 समुद्र के 12 नॉटिकल माइल तक किसी भी कंट्री की टेरिटरी रहती है, तो वो डायरेक्टली वहां से क्या कर सकता है? अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर सकता है। वो उसके अंदर जितनी भी चीजें आती हैं तो उसका इस्तेमाल कर सकता है। तो जितनी भी एक पॉलिटिकल टेरिटरी के अंदर किसी कंट्री की आती है, तो भैया वो उसकी नेशनल क्या होती है? नेशनल रिसोर्सेज होते हैं। समझे आप लोग? और जो कोस्ट वगैरह हो, कोस्ट से लेकर 12 नॉटिकल माइल तक जितनी भी रिसोर्सेज बनते हैं वो उसी कंट्री के होते हैं। इंटरनेशनल रिसोर्सेज क्या होते हैं? इंटरनेशनल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो कि अब जो कि किसी टेरिटरी के बाहर आते हैं, ठीक है। रिसोर्सेज विच आर रेगुलेटेड बाय इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। जैसे ओशियनिक रिसोर्सेज जो कि किसी भी कंट्री के 200 नॉटिकल माइल्स मतलब जोन से दूर रहते हैं। जैसे ओपन इंडिया, जहाँ पे किसी कंट्री या फिर किसी एक कंट्री का आधिपत्य नहीं चलता है, तो भैया बिना हम लोग बात करें इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के परमिशन के वहां पे कोई चीज नहीं की जा सकती है, तो उनका अधिकार इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन का होता है। अब बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज के बारे में, ठीक है। इसको समझ लेते हैं हम लोग। तो कैसे रिसोर्सेज को डेवलप किया जा सकता है? रिसोर्सेज ऑफ डिफरेंट काइंड आर वाइटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल एंड आल्सो मेंटेन द क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो जो रिसोर्सेज होते हैं वो हर एक प्रकार की जो ह्यूमन सर्वाइवल होता है तो उसको मेंटेन करके रखता है, और जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है तो उसको भी मेंटेन करके रखता है। अधिकतर हम लोग पहले हम लोग बात कर चुके हैं, जैसे रिसोर्सेज लिए जाते हैं फ्री गिफ्ट की तरह नेचर से। और हम लोग बात करें इसको, हम लोग बिना किसी सोच समझ के इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसको बचाना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हम लोग बात करें कि अब मान चलिए कि आपके घर में 20 किलो सब्जी वो रखी है जो आपको फेवरेट अच्छी लगती है, 20 किलो मैगी की बनी है, ठीक है। अब आपकी जरूरत कितनी थी कि आपको एक चम्मच एक सॉरी एक प्लेट खाना खाना था, तो आपने खा ली। तो आपके मन में थोड़ी लालच भरी है, कोई लालची आदमी है जिसके मन में बहुत लालच भरी है, तो वो सोचता है यार हम काय के लिए किसी को दान करें। तो वो ये सोचता है कि वो ज्यादा से ज्यादा भर ले, वो खाएगा और खाएगा और खाएगा और खाएगा, और एक समय के बाद उसका पेट दर्द करने लगेगा। तो भैया खाओ उतना जितना तुम हजम कर सको। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, ग्रीडी होते हैं। तो वैसे ही हम लोग बात करें कि जो रिसोर्सेज है उनको भी बहुत ग्रीडली इस्तेमाल किया जा रहा है। तो कैसे कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है उसके बारे में बात करते हैं। इनडिस्क्रिमिनेटली हम लोग बात करें कि बहुत से लोग मतलब राइज हो रही है, क्योंकि डिप्ली रिसोर्सेज तो हमारे पास होते ही हैं, पर हम लोग बात करें कि जो लोगों की ग्रीड है वो कभी खत्म नहीं होती है। वो लोगों की बढ़ती चली आती है, बढ़ती चली आती है, बढ़ती चली आती है। तो ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इसको सॉर्ट आउट करना भी बहुत जरूरी है। तो हम लोग बात करें प्रॉब्लम्स कौन कौन सी हैं रिसोर्सेज का। तो डिप्लीशन हो रहा है रिसोर्सेज का, क्योंकि भैया आदमी कुछ लोग जैसे हैं, मान लीजिए कुछ बहुत सारे लोग हैं, कुछ और बहुत अमीर लोग हैं, तो भैया वो अनलिमिटेडली एक्सप्लॉइट करते हैं। जैसे कि हम लोग बात करें कि अभी बिहार वगैरह साइड चले जाइए, अभी कुछ किसी पावर प्लांट का इशू चल रहा था, तो ऐसे करके हम लोग बात करें कोई एक इंसान है तो भैया वो अंधा पैसा कमाना चाहता है, तो पूरी कम्युनिटी का हम लोग बात करें रिजर्वायर को पूरा बर्बाद कर देते हैं, ठीक है। तो आप किसी भी ग्रीड के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। किसी की नीड तो आदमी की पूरी हो सकती है कि मान लीजिए कि एक 70 किलो का आदमी है, वो ज्यादा से ज्यादा 1 किलो खाना खा पाए, आधा किलो खाना खा पाएगा। पर अगर हम लोग बात करें वो हौशी है, तो भैया उसे जितना मिलता रहे उतना मिलता रहे, तो वो अपनी उसकी कभी आदमी की ग्रीड कभी खत्म नहीं होती है, ठीक है। और क्या क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि ये जो रिसोर्सेज हैं वो कुछ लोगों के पास में कुछ कुछ हाथों में रह जाते हैं,
और भैया हम लोग बात करें कि सोसाइटी के अंदर इससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। और जैसे कि हम लोग बात करें कि इससे कुछ ऐसे सोसाइटी का डिवाइड हो जाता है कि कुछ के पास रिसोर्सेज होते हैं और कुछ के पास नहीं होते हैं। आप लोग खुद देखते होंगे कि हमारी कंट्री के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं कि वो एक दिन के अंदर ट्रिलियंस ऑफ पैसा, मतलब ट्रिलियन बहुत ज्यादा बोल दिया मैंने, बिलियंस ऑफ पैसा खर्च कर सकते हैं एक दिन के अंदर। और हमारे देश के अंदर वो भी लोग हैं जो कि 5 रुपए भी मुश्किल से कमा पाते हैं। जो लोग भूखे सोते हैं, बहुत से लोग सोचिए देखिए रात में भूखे सोते हैं। तो अब ऐसी समस्या हमारे यहाँ पे क्यों हो जाती है कि रिसोर्सेज का जो एलोकेशन है वो सही से नहीं हो पाता है। अब इसमें चाहे करप्शन मान लो या फिर दूसरे प्रॉब्लम्स मान लो, तो अलग अलग सिचुएशन बन सकती है, ठीक है। तो ऐसे हमारे सोसाइटी के अंदर सोसाइटी का डिवाइड हो जाता है कि कुछ के पास है, मतलब कुछ के पास है और कुछ के पास नहीं है, और अमीरी गरीबी का जो अंतर है वो ऐसे ही बन जाता है, ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे थे कि जब इतना सारा एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है तो इसके साथ साथ हम लोग बात करें कि ग्लोबल इकोनॉमी का क्राइसिस बनने लगी। जैसे कि हम लोग बात करें कि ग्लोबल वार्मिंग स्टार्ट हो गई, ओजोन लेयर का डिप्लीशन होने लगा, एनवायरमेंटल पोल्यूशन बनने लगा। और हम लोग बात करें कि जो अलग अलग लेयर्स हैं उनका डिग्रेडेशन हो रहा है। तो अब क्या क्या चीजें हैं, तो भैया अब के प्रॉब्लम क्या है, देखो प्रॉब्लम यहाँ पे ये कंट्रीज के बीच में आ रही है कि इसको मैं थोड़ा अगर बता दूं तो अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो फिर थोड़ा डिटेल में कर देता हूँ इसको मैं, ठीक है। तो क्या समस्या है कि अब समस्या थी कि जो डेवलप कंट्री थी, जैसे मान चलो कि ब्रिटेन हुई, तो इनने पहले तो अंधाधुंध इस्तेमाल किया, ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज को अंधा एक्सप्लॉइट किया, अंधा। और जैसे अमेरिका हुआ, तो ठीक है, तो मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा। तो अब जो डेवलप कंट्री थी, अब उन्होंने क्या किया कि बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन कर दी नेचुरल रिसोर्सेज की। अब धीमे धीमे जो एक्सप्लॉइटेशन हो गई, अब बाद में कह रहे हैं कि भैया हमें हर चीज लिमिटेड करनी है। अब अपने आप को लिमिटेड कर दिया। अब जो कंट्री डेवलप होना चाहती है, अब उन्होंने क्या लगा दिया कि अब उन्होंने कह दिया कि भैया अगर आपको डेवलप कंट्री बनना है तो आपको कुछ नॉर्म्स माननी पड़ेंगी, यानी कि पूरा एनवायरमेंट को खराब नहीं करना, पॉल्यूशन को बचा के चलना है, तो ये सारी चीजें लेके चलनी पड़ेंगी। अब जब आपकी बारी थी, आपने तो अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया। अब जो कंट्री डेवलप होना चाहती है तो उनके बीच में अब कुछ रुकावट लगा दी गई है। तो फिर वही है, क्या कहते हैं, अब छोड़ हटाऊं। तो अब हम लोग बात करें बहुत सारी ग्लोबल क्राइसिस हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग क्या है कि भैया वही है कि धरती के अंदर पॉल्यूशन के कारण वहाँ पे हमारे लेयर के ऊपर एक कार्बन डाइऑक्साइड या दूसरी गैसेस की लेयर बन जाती है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर। तो उससे एनर्जी प्रोडक्शन की रेस आती तो है पर बाहर निकल नहीं पाती है। तो यहाँ पे वो ट्रैप हो रही है गर्मी, तो गर्मी ट्रैप होगी तो भैया जो आइस है वो मेल्ट हो जाएंगी, जो ग्लेशियर वगैरह में जमी हुई है। तो उससे क्या होगा कि जो टेम्परेचर है धरती का वो राइज करेगा, और जो सी लेवल है वो राइज करेगा। सी लेवल राइज करेगा तो जो कंट्रीज के हम लोग बात करें समुद्र के किनारे रहती है तो वो पूरी तरह से खत्म हो जाएंगी। और ओजोन लेयर तो फिर आपको पता ही है कि जो यूवी रेस से बचाती है धरती को, तो वो खत्म हो रही है। तो अब इसलिए जब इतनी प्रॉब्लम चली रही थी तो फिर इसके लिए सोचा गया कि भैया अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट का आइडिया लाए। तो भैया वही है कि छोड़ो हटाओ, एक तरीके से अपने आप को आपने डेवलप कर लिया। अब जो कंट्रीज आ रही है तो उनके बीच में अड़ंगा लगा दो, ठीक है। तो बस यही है, अड़ंगा नहीं, फिर भी एक तरीके से समझ लो कि एनवायरमेंट को तो प्रॉब्लम पड़ ही रही है, प्रॉब्लम तो हो ही रही है। अब चाहे आपने कर लिया तो अब आपने एक्सप्लॉइट किया है मदर नेचर को, तो फिर आप अब ठीक है। अब कैसे भी करके जो नेचर थी एक्सप्लॉइटेशन बढ़ रहा है इतना ज्यादा, तो इसके लिए कुछ तरीके बनाए गए हैं। जैसे कि हम लोग बात करें कि जो एक्सप्लॉइटेशन है उसकी जो रेट है, यानी कि जो मात्रा है वो थोड़ी कम की जा सके। तो वो कौन कौन से तरीके हैं उनको समझ लेते हैं। जैसे कि एक्सप्लॉइटेशन नेचर की कैसे कम की जा सकती है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का आइडिया लाया गया कि यानी कि डेवलपमेंट करनी है पर इन्वायरमेंट को देखते हुए। तो भैया इसका मतलब ये है कि जो डेवलपमेंट है वो देखी जाएगी बिना किसी डैमेज के। जो एनवायरनमेंट है तो भैया उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, तो इन चीजों को इंश्योर करके ही हम लोग डेवलपमेंट करेंगे। तो हम लोग बात करें कि जो कि जिससे कि जो नीड्स है फ्यूचर जनरेशन की, उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़न नहीं किया जा सके, ठीक है। और इसके लिए हम लोग बात करें बहुत सारे प्रोग्राम से, फिर बहुत सारी स्कीम चलाई गई थी, जैसे एजेंडा 21 भी उनमें से एक स्कीम है। तो एजेंडा 21 क्या था इसको समझ लेते हैं। तो इट इज द डिक्लेरेशन साइन बाय द वर्ल्ड लीडर्स इन 1992। तो भैया जो वर्ल्ड लीडर थे उन्होंने 1992 में एक प्रोग्राम के ऊपर साइन किया था, कहाँ पे, यूएनसीईडी में। तो इसमें था क्या कि भैया जो ये कहाँ पे हुई थी, रियो डी जेनेरो में हुई थी। इसका एम क्या था कि ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ध्यान रखना है सभी कंट्रीज को। तो इसमें होता क्या है कि अब मैं थोड़ा आपको और थोड़ा डिटेल से बता देता हूँ इसके बारे में।
तो अब सीन ये है कि कंट्रीज क्या करेंगी, अगर आपके अंदर आपकी मतलब मंथली की हम लोग ज्यादातर क्या करते हैं, पेट्रोलियम हुआ या फिर दूसरे नेचुरल रिसोर्सेज हुए, तो इनका इस्तेमाल करते हैं। तो अब कंट्रीज का ये कहना है, तो इस ऐसी समिट में जाके हम लोग ये होता है कि हम लोग क्या करेंगे, जैसे ईवी का इस्तेमाल हुआ या फिर जो हम लोग बात करें जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है उनका इस्तेमाल कम करेंगे, जिससे कि आने वाली जनरेशन के लिए बचेंगे। तो हमें डेवलपमेंट उस स्तर पर करनी है जिससे कि नेचर को प्रॉब्लम ना हो। जैसे मंथली कार्बन डाइऑक्साइड से प्रॉब्लम होती है एनवायरमेंट के अंदर, ठीक है, CO2 से प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए हम लोग बात करें कि जो पेट्रोलियम वाली गाड़ी है तो धीमे धीमे अब वो कम कर दी चाहिए। तो ऐसे नॉर्म्स बनाए जाते हैं, फिर ऐसे बात रखी जाती है कंट्रीज के सामने कि आपको इतने समय तक में आपको अपने देश के अंदर ये चीजें, ये पॉलिसी इंप्लीमेंट करनी है। तो ऐसे करके जो वर्ल्ड लीडर्स हैं तो उन्होंने साइन कर दिया है, तो फिर हमें भी मानना पड़ता है। जैसे इंडिया है तो या फिर दूसरी कंट्रीज है तो वहां पे साइन कर देते हैं, हमें भी ये चीजें फॉलो करनी पड़ती है, नॉर्म्स वगैरह जो भी हुई। तो अगर नॉर्म फॉलो नहीं करते हैं तो जो कंट्रीज होती हैं, बड़ी बड़ी कंट्रीज होती हैं, वो हम पे क्या लगा देती है, सैंक्शंस लगा देती है, यानी कि हमसे व्यापार नहीं करेंगे, हम आपसे साथ व्यापार नहीं करेंगे, तो जो कंट्री आपके साथ व्यापार करती है तो उनसे ही बंद करवा देंगे। तो ये सारी चीजें हो जाती हैं, या फिर टैरिफ लगा देंगे, अगर 10 रुपए चीज मिल रही है तो 50 रुपए चीज मिलेगी। तो ऐसे करके अलग अलग तरीके से वो हमें क्या करते हैं, फोर्सफुल किया जाता है कि भैया अगर आप पॉलिसीज को नहीं मानेंगे, अगर हमारी बात नहीं मानेंगे, तो ऐसे करके होता है। और कुछ बाइंडिंग होती हैं और कुछ नॉन बाइंडिंग होती हैं। बाइंडिंग मतलब कि आपको कंपलसरी करना है, अगर करते हैं, अगर नहीं करते हैं तो आपके साथ वो लोग ऐसा करेंगे। और नॉन बाइंडिंग मतलब कि भैया उनकी जो पॉलिसीज है नहीं मानते तब भी कुछ नहीं होगा। तो ऐसी चीजें कम मतलब इंटरनेशनल लेवल पर वर्क करती हैं। तो वैसे ही एक उनमें से एक प्रोग्राम था एजेंडा 21। अब रिसोर्स की बात करें, प्लानिंग कैसे की जाती है इंडिया के अंदर, उसके बारे में बात करें, ठीक है, समझते हैं इसको भी। तो रिसोर्स प्लानिंग मीन्स आइडेंटिफिकेशन एंड क्वांटिफाइंग द अवेलेबल रिसोर्सेज अलोंग विद द डेवलपमेंट। तो सबसे पहले पता करना कि कहाँ कहाँ रिसोर्सेज हैं, किनका इतना यूटिलाइज किया जाता है। तो भैया इसको लेकर प्लानिंग की जाती है, कहाँ कितना है, कितना यूटिलाइज करना है, कितना एक्सप्लॉइटेशन नहीं करना है। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि अब हम क्या ही कहते हैं कि अभी आप लोगों ने न्यूज़ में सुना होगा कि 1 रुपए में मतलब कुछ रुपए में, मात्र कुछ रुपए में पूरा पूरा एक एरिया दे दिया गया किसी प्राइवेट टेंडर्स को, के लोगों के डेवलपमेंट के नाम पर, और वो अंधा पैसा छाप रहे हैं उससे। तो अब ये सारी चीजें देखी जाती हैं, ठीक है। तो अब प्लानिंग क्या, कैसे खत्म करना है, कैसे इस्तेमाल करना है, ये सारी चीजें देखी जाती हैं, ठीक है। तो यही है कि ये इम्पोर्टेंट होता है कंट्री के लिए, इंडिया जैसी कंट्री के लिए, कि वो एंश्योर करे कि भैया जो उसके पास डाइवर्सिटी है रिसोर्सेज की, वो क्या करे, मेंटेन करके रखे। तो अब यहाँ पे इतनी सारी रिच डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है, अलग अलग रिसोर्सेज मिलते हैं, तो उनको अच्छी तरीके से यूटिलाइज करना, और किसी भी एक किसी पर्सन के पास होल्ड ना होने देना, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है। DPSP में रखा भी है हमारे। देयर आर रीजन्स विच आर रिच, हमारे यहाँ पे बहुत सारे रीजन ऐसे भी हैं जहाँ पे बहुत सारे रिच मिनरल्स हैं, रिसोर्सेज हैं, पर हम लोग बात करें कुछ ऐसे भी हैं जहाँ पे रिसोर्सेज के नाम पे कुछ भी नहीं है। दिस कॉल फॉर बैलेंस रिसोर्सेज प्लानिंग एट नेशनल एंड स्टेट, रीजन एंड लोकल लेवल। तो भैया जो हम लोग बात करें जो डिस्ट्रीब्यूशन है नेशनल रिसोर्सेज का, तो अब ये आंसर किया जाए कि भैया जहाँ पे नहीं है तो वहाँ पे जो हम लोग बात करें रिसोर्सेज की कमी है, तो वहाँ पे अवेलेबल कराया जाए इन प्रकार के रिसोर्सेज को, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश हैज abundance of water but lack of infrastructure development। तो अभी अरुणाचल प्रदेश के पास बहुत सारा पानी तो है पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं है वहाँ पे। राजस्थान में हम लोग बात करें सोलर के लिए, विंड के लिए बहुत पोटेंशियल है, पर हम लोग बात करें वहाँ पे पानी कमी है। और हम लोग बात करें कोल्ड डेजर्ट में, हम लोग जैसे लद्दाख हुआ, तो वहाँ पे रिच हेरिटेज है, बट वहाँ पे पानी नहीं है ज्यादा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं है, और दूसरे वाइटल इंपॉर्टेंट मिनरल्स भी नहीं है। तो अब गवर्नमेंट की जिम्मेदारी ये बनती है कि वो क्या करे, जो रिसोर्सेज का एलोकेशन है वो सही करा सके। क्योंकि भैया गवर्नमेंट का ही तो काम होता है ना कि भैया रिसोर्सेज को एलोकेट करना, कंट्री के बीच में कैसे कैसे जो हम लोग बात करें जहाँ समस्या है उनको सुलझाना। तो ये उनका मतलब काम है। जो प्रोसेस है हम लोग बात करें रिसोर्सेज प्लानिंग की, वो कैसे कैसे होती है। तो हम लोग बात करें दिस इज अ टेक्निक और स्किल ऑफ प्रॉपर यूटिलाइजिंग रिसोर्सेज। प्लानिंग कंसिस्ट ऑफ 3 स्टेजेस, इसमें 3 प्रकार की स्टेजेस आती हैं। सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि रिसोर्सेज को, ठीक है, इसके अंदर सर्वे करवाए जाते हैं, मैपिंग वगैरह कराई जाती है। इन्वॉल्व सर्वेइंग, तो सर्वे बस वही आदमी आते हैं उनके मैपिंग करना, मेजरमेंट करना, करेक्टरिस्टिक क्या गुण है क्या गुण नहीं है। जैसे मान लो कोल के भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं, सॉरी कोल की भी अलग अलग क्वालिटी आती है, तो जैसे लिग्नाइट वगैरह, बिटुमिनियस, सबके बारे में मैंने पहले ही बता चुका हूँ मैं। तो अब इनकी क्वालिटी को करेक्टाइज करना, क्या प्रॉपर्टी है, कितना यूटिलाइज कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, इन सब चीजों के बारे में देखना, ठीक है। इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर एंड रोड विद अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी एंड स्टिल इंस्टीट्यूशन सेटअप फॉर इम्प्लीमेंटिंग रिसोर्स प्लान।
तो डेवलपमेंट प्लान्स, तो भैया ये चीजें करना कि कितना इस्तेमाल कर सकते हैं टेक्नोलॉजी का, इस्तेमाल करना कि कहाँ कितना इस्तेमाल करना है क्या नहीं करना है, फिर मशीनें लगाना वहाँ पे, तो ये सारी चीजें कहती हैं। मैचिंग द रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्लान एंड ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट, सॉरी मैचिंग द रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्लान्स विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट। तो भैया अब हमें पता चल गया कि मंथली की, इसको समझते हैं अच्छी तरीके से कि हमने क्या कर लिया कि हमने पूरा सर्वे कर लिया पूरी कंट्री के अंदर, यहाँ यहाँ ये रिसोर्सेज हैं, जैसे मंथली कोयला, अब मंथली पानी का अबंडेंस है कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में। अब कैसे भी करके हमें गवर्नमेंट की जिम्मेदारी ये बनती है कि ये प्लान बनाया कि वहां से जो पानी का रिसोर्सेज है तो उनको यूटिलाइज किया जा सके अच्छे से अच्छे से। फिर अब जो पानी है उसको क्या किया जाए, अब पानी का इस्तेमाल करते हुए उसको राजस्थान में कैसे भी करके पहुंचाया जा सके, जहां पे कमी है वहां तक पहुंचाया जाए, ठीक है। तो ऐसे करके अब काम होता है गवर्नमेंट का, तो वहां पे टेक्नोलॉजी लगाना और बाकी सारी चीजें करना, मैच करना है कंट्री के अंदर, ठीक है। जैसे कि जो ओवरऑल ऑल डेवलपमेंट है, नेशनल डेवलप, जो ओवरऑल नेशन डेवलपमेंट है वो हो सके, या फिर किसी पर्टिकुलर स्टेट की ना हो बल्कि पूरी कंट्री की डेवलपमेंट हो सके, तो इन चीजों का ध्यान रखा जाता है, ठीक है। अब लोग बात कर लेते हैं लैंड रिसोर्सेज के बारे में। तो इंडिया की अगर ज्योग्राफी देखी जाए तो भैया इसमें कितने प्लेन्स क्या होते हैं, ऐसे खाली मैदान। तो भैया हमारे देश के अंदर पहाड़ है, जमीनें हैं, तो आप लोग चैप्टर फर्स्ट क्लास में हमने पढ़ा होगा, तो हमें पता है कि अगर फिजिकल डिवीजन किए जाए इंडिया के तो 5 प्रकार से डिवीजन होता है, हिमालयास हुए, प्लेन्स हुए, प्लेट्यू हुए, माउंटेन वगैरह हुए, तो ऐसे करके हम लोग बहुत एरिया को डिवाइड डिवाइड कर सकते हैं। तो प्लेन्स क्या होते हैं, प्लेन्स ऐसे मैदान होते हैं जहाँ पे खेती वगैरह की जाती है। तो इंडिया के अंदर 43% हम लोग बात करें प्रोवाइड है, तो भैया यहाँ पे इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर, ये सब होता है, ठीक है। माउंटेन्स की बात करें तो 30% है ये, तो ये हम लोग बात करें कि जो पेरेनियल फ्लो है रिवर्स का, तो वहां से ये होता है। और ये फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है टूरिज्म के लिए कि भैया जो इकोलॉजिकल एक्सपेक्ट होते हैं, यहाँ पे टूरिज्म होता है, बहुत से लोग यहाँ पे घूमने आते हैं। तो एक तरीके से, क्योंकि हमने कल ही बात की थी कि टूरिज्म से भी बहुत सारा पैसा अर्न किया जा सकता है। और प्लेट्यू के अंदर हम लोग बात करें कि कितना प्लेट्यू कितने परसेंट है, 27% प्लेट्यू है, ठीक है। जहाँ पे रिच रिजर्व है, मिनरल्स है, फॉसिल फ्यूल है, फॉरेस्ट है। तो अब मिनरल्स हुए जैसे कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट मिनरल्स हुए तो वो हमें अलग अलग जगह पे मिलते हैं, ठीक है। तो अलग अलग प्लेट्यूज में मतलब अलग अलग जगह पे हमें उनको मिलते हैं, तो उनको यूटिलाइज करना चाहिए हमें। तो अब हमने समझ लिया कि इंडिया के अंदर के क्या 3 प्रकार से जो लैंड्स हैं वो कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो 43% में तो हमारी क्या है, प्लेन है जहाँ पे इंडस्ट्रीज है और एग्रीकल्चर किया जाता है, खेती किसानी किया जाता है, पंजाब हुआ, हरियाणा हुआ, और पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो ये कुछ एरियाज हुए, तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, बहुत सारे प्लेन देखने को मिलते हैं। माउंटेन रीजन क्या कैसा हुआ, जैसे हमारा हिमालय हुआ, शिमला हुआ, ठीक है। असम साइड हुआ, तो वहां पे हमें क्या देखने को मिलते हैं, माउंटेन। अब प्लेट्यू पठार साइड हमें कहाँ मिलते हैं, मुंबई साइड पे चले आओ, उसके आगे साइड पे पठार वगैरह हमें डेक्कन प्लेट्यू वगैरह मिल जाते हैं, ठीक है। तो अब कैसे कैसे यहाँ पे अलग अलग चीज होती है ये तो हमने समझ लिया। अब लैंड का यूटिलाइजेशन, यानी कि हम लोग लैंड को अब इस्तेमाल कैसे करेंगे उनको समझते हैं। तो जो लैंड का यूटिलाइजेशन है, यूटिलाइजेशन मतलब होता है इस्तेमाल करना। तो जो लैंड यूटिलाइजेशन है तो अलग अलग तरीके से किया जाता है, जैसे फॉरेस्ट हुआ, ठीक है। तो लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूजेस, तो नॉन एग्रीकल्चर यूजेस भी हो सकते हैं, जैसे बिल्डिंग बनाना, रोड बनाना, फैक्ट्रीज बनाना, तो इसका मतलब फॉरेस्ट की तरह मतलब इनका इस्तेमाल किया जाता है। और हम लोग बात करें नेट सोन एरिया, ये क्या है, एरिया सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चर ईयर प्लस नेट सोन एरिया इज नोन एज ग्रॉस क्रॉपिंग एरिया। इसको समझते हैं ये क्या चीज है। तो हम लोग बात कर रहे थे नेट सोन एरिया के बारे में, तो इसको समझ लेते हैं, और ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया के बारे में बात कर लेते हैं। तो मान चलिए कि अगर एक खेत है, तो एक आदमी है, एक पर्सन है, तो वो क्या करता है, 10 बीघा जमीन में खेती करता है। तो अब भैया अब साल के अंदर वो क्या करता है, अगर 3 बार क्या कर लेता है, खेती कर लेता है उसी जमीन के ऊपर, तो वो अब अप्रोक्स कितना 30 बीघा के जमीन के ऊपर वो खेती कर चुका है, 3 बार खेती की है। तो ये क्या होता है, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया होता है। फैलो का लैंड क्या होता है कि लैंड को छोड़ दिया जाता है बिना कल्टीवेशन के एक से ज्यादा सालों के लिए, बिना मतलब एग्रीकल्चर जो ईयर होते हैं। तो अब ये ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से नहीं चलता, ये एग्रीकल्चर कैलेंडर के हिसाब से बात कर रहे हैं, जैसे खरीफ सीजन हुआ, तो ऐसे हम लोग बात करें एग्रीकल्चर ईयर के बारे में बात कर रहे हैं। तो लैंड को छोड़ दिया जाता है बिना कल्टीवेशन के लिए, मतलब एक एक साल या एक साल से ज्यादा के लिए। अब इसके दो क्लासिफिकेशन होते हैं, उसके बारे में हम लोग डिटेल से जान रहे हैं, ठीक है। दूसरे जो कल्टीवेटेड लैंड है उनके बारे में बात कर लेते हैं।
परमानेंट पेस्चर एंड ग्रेजिंग लैंड। तो भैया अब यहाँ पे केवल ग्रेजिंग करवाई जाती है। क्या कराई जाती है? ग्रेजिंग। ग्रेजिंग क्या होता है कि जो मान लीजिए कि आपके मवेशी है, तो आप लोगों ने गांव में देखा होगा कि आदमी क्या करते हैं कि गांव के आदमी अपनी गाय भैंसों को चराने के लिए क्या अलग अलग जगह पे ले जाते हैं, तो वो क्या होते हैं? ग्रेजिंग लैंड होते हैं। लैंड अंडर मिसलेनियस ट्रीज क्रॉप्स ग्रोव्स नॉट इंक्लूडिंग नेट नॉट, मतलब इसे नेट सोन एरिया के अंदर इंक्लूड नहीं किया था, यानी कि बंजर ऐसी फालतू डली पड़ी है। यहाँ पे केवल जो जानवर है वो खेती करने के लिए आती है, बीच में पड़ जाती है। कल्चरबल वेस्ट लैंड, तो वेस्ट लैंड है, अनकल्टिवेटेड रहती है। हम लोग बात करें वो ये कि इस्तेमाल नहीं हो रहा है इसका, एक तरीके से ये समझ लीजिए कि फालतू पड़ी है। किसान केवल यहाँ पे आते हैं अपनी, जब अपनी गाय वगैरह को चराने के लिए, बछड़े को चराने के लिए, बकरियों को चराने के लिए ऐसे आते हैं, ठीक है। तो वो होती हैं। तो अब इसकी डेफिनेशन एक बार मैं दोनों तीनों की डेफिनेशन एक बार अच्छे से क्लियर कर दूं पहले मैं, ठीक है। भाई साहब ये मिटता नहीं है, बार बार कंट्रोल पर जेड दबाना पड़ता है और ये काम ही नहीं करता है कभी कभी। तो समस्याएं बड़ी हैं भाई लोग, समाधान भी होना चाहिए उनके लिए। अब पहले इसको निपटा देते हैं पहले, ठीक है। इनकी फिर डेफिनेशन क्लियर करते हैं अपन। जो पहले लिखा है इन सबको निपटा देते हैं। हम्म, तो अब इनकी डेफिनेशन के ऊपर आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे थे नेट सोन एरिया के बारे में। तो एरिया सोन मोर देन वन इन एग्रीकल्चर ईयर प्लस नेट सोन एरिया इज ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। तो ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया के बारे में बता दिया कि भैया कि एग्रीकल्चर के अंदर अगर कितनी बार भी अगर हम लोग बात करें, एक बार से ज्यादा अगर हम लोग क्रॉपिंग कर देते हैं या फिर कल्टीवेशन कर देते हैं, तो वो टोटल जितनी बार की जाएगी तो सब किसके अंदर आ जाएगी? ग्रॉस क्रॉप एरिया के अंदर आ जाएगी। फैलो लैंड के अंदर हम लोग बात करें, लैंड को छोड़ दिया जाता है बिना कल्टीवेशन के लिए एक साल से ज्यादा के लिए, मतलब इसमें जनरली 5 ईयर लिए जाते हैं। और अगर एक साल के लिए जाते हैं तो वो तो फिर इनकी अलग अलग कैटेगरी होती है। तो एग्रीकल्चर लैंड के लिए एक साल, या फिर हम लोग बात करें एक साल से ज्यादा के लिए छोड़ देते हैं, तो वो क्या होता है? फैलो लैंड होती है। और इसके अलावा हम लोग बात करें कि ऐसे भी एरियाज होते हैं जहां पे हम लोग बात करें केवल ग्रेजिंग करवाई जाती है। परमानेंट पैचेस एंड ग्रेजिंग लैंड, लैंड अंडर मिसलेनियस ट्रीज क्रॉप ग्रोव्स not included in net zone area, cultivable wasteland left uncultivated for more than 5 agricultural years। यानी कि बहुत सालों से यहाँ पे खेती नहीं की जा रही है, केवल यहाँ पे जानवर आते हैं, खाना चढ़ते हैं और चले जाते हैं। तो इस लैंड को क्या बोलते हैं? अदर कल्टिवेटेड लैंड बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? अब ठीक है, ये तीनों डेफिनेशन समझ में आ गई होंगे आपको। तो अब हम लोग बात करते हैं द लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया इज डिटरमाइंड बाय फिजिकल फैक्टर्स सच एज टोपोग्राफी। तो जब हम लोग बात करें जो लैंड है, तो इसको इस्तेमाल करने के हमें अलग अलग पैटर्न देखने को मिलते हैं कि अब कौन से क्षेत्र के अंदर आप लोग लैंड का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी मतलब ध्यान रखा जाता है कि ये ठंडे एरिया के अंदर रहते हैं या गर्म एरिया के अंदर रहते हैं। तो उसी हिसाब से हम लोग बात करें लैंड का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि गर्म के मौसम में आप ठंडी की फसल उगाएंगे तो है नहीं, तो भैया फिजिकल फीचर भी डिपेंड करते हैं कि वहाँ का एरिया कैसे, टोपोग्राफी कैसी है, क्लाइमेट कैसा है, सॉइल का टाइप कैसा है। और ह्यूमन फैक्टर भी हम लोग बात करें, पॉपुलेशन डेंसिटी भी वहाँ पे मैटर करती है। और टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी है नहीं है, कल्चरल अलाउ करता है नहीं करता, ट्रेडिशन है, कल्चरल ट्रेडिशन परमिशन है या नहीं है। तो ये सारे फैक्टर हम लोग बात करें किसी भी लैंड को यूज करने की परमिशन देती है। तो भैया अगर मान चलिए कि अब इसको अलग अलग तरीके से समझते हैं। दिल्ली वगैरह में अगर हम लोग बात करें कि खेती कर दो, कोई शहर वाला इलाका है, तो भैया वहाँ पे खेती कर दो। अब मान चलिए वहाँ पे अब तूने आग लगा दी खेती करने के बाद, जनरली ये लोग क्या करते हैं? आग लगा देते हैं खेती करने के बाद। तो अब आग लगा दी तो भैया लोग घर में पॉल्यूशन हो रहा है, तो भैया बीच शहर में आपके खेत है, मतलब थोड़ा बहुत आसपास में खेत है, तो भैया पूरा धुआं शहर के अंदर जा रहा है, नहीं जा रहा। तो अब लोगों से मतलब मानेंगे नहीं मानेंगे, ठीक है। तो ये सारी हम लोग बात करें लैंड की यूजेस अलग अलग तरीके से हो सकते हैं कि जो हम लोग लैंड का इस्तेमाल करते हैं उसमें अलग अलग पैटर्न और अलग अलग फैक्टर्स होते हैं। जैसे हमने फिजिकल फैक्टर देखे, सॉइल टाइप है या नहीं है वहाँ पे, क्लाइमेट है नहीं है, पॉपुलेशन डेंसिटी है नहीं है, ठीक है, टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटी है या नहीं है, ठीक है। अब मशरूम खेती करनी है, आप जो टूल लगने हैं तो वो आपके पास है नहीं, तो इसमें आप लोग क्या कर सकते हैं उसमें, ठीक है। तो आप खेती कर ही नहीं पाएंगे फिर उसकी। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले टाइप के बारे में, जो कि है लैंड डिग्रेडेशन।
लैंड डिग्रेडेशन का मतलब क्या होता है कि धीमे धीमे जो लैंड है अब उसका जो क्वालिटी है वो खत्म होती चली जा रही है। द डिक्रीज इन क्वालिटी ऑफ लैंड ड्यू टू ह्यूमन एंड नेचुरल एक्टिविटी विच मेक इट अनफिट फॉर कल्टीवेशन इज नॉन लैंड डिग्रेडेशन। यानी कि हम लोग क्या करते हैं कि जैसे ओवर ग्रेजिंग हुई तो जो सॉइल की फर्टिलिटी होती है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम खत्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि भैया हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि वो अपने आप को मतलब इनरिच कर ही नहीं पा रही है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं बार बार फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक बार फर्टिलाइजर कर लो, 2 बार कर लो, 3 बार कर लो, 100 बार कर लो, 50 बार कर लो, 150 बार कर लो। तो एक समय के बाद जो केमिकल्स हैं उनका असर तो होने लगेगा ना, तो जो लैंड की जो फर्टिलिटी है वो तो ऑब्वियसली कम होगी। तो वही लैंड की फर्टिलिटी जब कम हो रही है, जो लैंड की क्वालिटी है कि वो कल्टीवेशन नहीं कर पा रही है, तो उसी को क्या बोलते हैं? लैंड डिग्रेडेशन बोलते हैं। अब उनके अलग-अलग कारणों के बारे में बात करते हैं जिनकी वजह से जो लैंड डिग्रेडेशन है वो हो रही है। तो उनके कारण को समझते हैं कि किन-किन कारणों की वजह से जो लैंड है उनका जो क्वालिटी है वो खत्म हो रही है। तो पहले सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ओवरग्रेजिंग, ठीक है? जैसे ओवरग्रेजिंग का मतलब होता है कि इंसान क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं कि अपने जानवरों को चरवाने ले जाते हैं, ठीक है? तो जैसे गुजरात हुआ, राजस्थान हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, तो यहाँ पे हम लोग बात करें कि गायों को छोड़ देते हैं, अपने जानवरों को छोड़ देते हैं। जैसे कि अगर मेरे कुछ रिलेटिव रहते हैं गाँव वगैरह में मध्य प्रदेश में, तो वो लोग बताते हैं कि क्या उन्हें बहुत ज़्यादा फेंसिंग करवानी पड़ती है खेत में, क्योंकि भैया एक तो नीलगाय आ जाती हैं, दूसरी भैया लोग अपने जानवरों को छोड़ देते हैं, क्योंकि गाय का आजकल यूज़ इतना ज़्यादा हो नहीं रहा है, तो लोग भैंसे ज़्यादा पालते हैं। गाय को इतना ज़्यादा नहीं पालते हैं, तो वो ऐसे ही छोड़ देते हैं, छूटा छोड़ देते हैं। तो अब गाय क्या करती है, उनके खेतों में घुस जाती हैं और उनकी खेत पूरा बर्बाद कर देती हैं। अब जब लोगों के खेतों को प्रोटेक्शन भी तो ज़रूरी होता है, तो इसलिए वो लोग क्या करते हैं फेंसिंग वगैरह लगा देते हैं। कई बार वो लोग गाय वगैरह इंजर्ड हो जाती हैं, तो ये मध्य प्रदेश में देखा जाता है, ठीक है? मध्य प्रदेश, गुजरात हुआ, राजस्थान हुआ, तो यहाँ पे ओवर ग्रेजिंग कराई जाती है। और इवन की वो लोग तो अब जब किसी प्राइवेट खेत में जा रही है तब तो उन्हें भगाने पड़ते हैं। अब जहाँ पे खुला पैस्चरस लैंड पड़े हैं, तो उनको वहाँ पे तो ओवर ग्रेजिंग करेंगे ही करेंगे वो लोग, ठीक है? तो एक समस्या ये भी है। Over irrigation. Over irrigation in states like Punjab, Haryana, and Uttar Pradesh due to water loggage leading to increase in salinity and alkalinity of the soil. तो भैया हम लोग बात करें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी नीचे से निकालते हैं और उनसे सैलिनिटी भैया खेतों में सैलिनिटी बढ़ती है, alkalinity बढ़ती है सॉइल के अंदर, तो उससे भी हम लोग बात करें उसके ऊपर इफेक्ट पड़ते हैं सॉइल के ऊपर, ठीक है? माइनिंग साइट आर unused after excavation work is complete, leaving deep scars and tracked over burning। तो भैया जो माइनिंग वगैरह माइनिंग साइट्स होती हैं ये भी हम लोग बात करें एक बड़ा कारण बनती है लैंड डिग्रेडेशन का। मिनरल प्रोसेसिंग लाइक ग्राइंडिंग लाइमस्टोन फॉर सीमेंट इंडस्ट्री एंड calcite soapstone for ceramic industry generate huge amount of dust in atmosphere. It retarded the process of infiltration of water into soil after it settled down on the land। तो अब समस्या क्या है इसको समझाते हैं अच्छी तरीके से, समझते हैं कॉन्सेप्ट को, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, ये ली हमने क्या मिट्टी है, ये मिट्टी है, ये मिट्टी है। अब या हमने हमने यहाँ पे कुछ हम लोग बात करें, जैसे मान लो टाइल्स का काम हो रहा था, सीमेंटिंग काम हो रहा था, तो अब सीमेंट की जो हम लोग बात करें डस्टिंग का ग्राइंडिंग का काम हुआ। अब ये जो पेड़ था या फिर मिट्टी थी वो आके इसकी चूड़ा हुआ, चूड़ा डस्ट हुआ, तो अब ये पूरे इलाके के अंदर फैल गया, ठीक है? अब मिट्टी होती है तो मिट्टी तो ऑब्जर्व कर लेगी, पानी हमने डाला और ये क्या हुआ, पानी ऑब्जर्व कर लिया अंदर, उसके चला गया पानी। अब मिट्टी आ गई थी यहाँ, जो हम लोग बात करें ग्राइंडिंग का मटेरियल था वो आ गया यहाँ पे, ठीक है? अब मान चलिए कि हमने कोई मिट्टी डाली, ठीक है? तो अब वो जो मिट्टी है वो अड़ने लगेगी ऊपर, क्या करने की अड़ने लगेगी और पानी को अंदर जाने नहीं देगी। तो अब इससे क्या होगा, पानी जब अंदर जाएगा नहीं तो भैया वो हम लोग बात करें खेती करेंगे कैसे? तो जैसे मान चलिए कि अब कोई यहाँ पे कोई लैंड डली है, ठीक है? तो अब लैंड डली है, मैं अच्छा सा डायग्राम बना देता हूँ यहाँ पे, पेज देखता हूँ कि यहाँ पे कुछ हो सकता है कि नहीं हो सकता है। एक पहले मैं यहाँ पे व्यवस्था करता हूँ दूसरे रंग की, ठीक है? तो अब यहाँ पे हम लोग बात करें, यहाँ पे हमने बिछा दी, रंग बिछा दिया हमने, यहाँ पे हमारी ये मिट्टी बिछी हुई है यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ आपको थोड़े बड़े एरिया के अंदर। तो यहाँ पे ये मिट्टी थी, यहाँ पे पानी आता चला जाता, अंदर चला जाता और फिर खेतों को पानी मिल जाता, ठीक है? अब वही हम लोग बात करते हैं कि अब यहाँ पे पड़ गई, मैं यहाँ पे दूसरा रंग ले रहा हूँ, काला रंग ले रहा हूँ, ठीक है? तो काला रंग ले लेता हूँ मैं। तो अब मान चलिए कि यहाँ पे कोई इंडस्ट्री खड़ी हुई थी, तो भैया इन्हें ग्राइंडिंग की, तो भैया यहाँ से कुछ इसके पार्टिकल्स धूला-धूला करके उड़ते हुए आए और यहाँ पे उन्होंने लेयर लेयर बना ली। क्या बना ली? लेयर बना ली ऊपर-ऊपर इन्होंने। तो अब जो भैया पानी आ रहा, अब जो पानी भेजा जाएगा यहाँ पे, जो पानी भेजा जा रहा है यहाँ पे, पहले ब्लू रंग वापस ले आता हूँ।
तो अब जो पानी भेजा जाएगा फिर यहाँ पे, अब वो जा ही नहीं पाएगा अंदर, क्योंकि भैया यहाँ पे ये क्या ब्लैक रंग पड़ गया है। तो ये हुआ क्योंकि भैया जो ग्राइंडिंग वगैरह थी, तो उससे क्या हुआ, इधर पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा और ये पूरे इलाके के अंदर फैल गया, और इससे क्या हुआ, इससे हुआ कि भैया यहाँ पे अब पानी जा ही नहीं रहा अंदर। तो अब ये भी एक समस्या पड़ गई। ठीक है, समझे आप लोग? तो ये समस्या हो जाती है। हटा दूं वरना आगे का समझ में नहीं आएगा आप लोगों को। हाँ ठीक है, समझ में आ गया। ये वाली चीज समझ में आ गई होगी कि मिनरल प्रोसेसिंग से कैसे प्रॉब्लम्स होती है वहां पे। तो आई थिंक ये वाला पॉइंट जो मैंने बताया आपको क्लियर हो गया कि मिनरल प्रोसेसिंग से कैसे जो एग्रीकल्चर होता है वहां पे प्रॉब्लम आती है। ठीक है, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट एज वेस्ट हैज बिकम मेजर सोर्स ऑफ लैंड एंड वाटर पोल्यूशन। तो भैया अब जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज वाले होते हैं, तो ये क्या करते हैं कि अपना पैसा बचाना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? पैसा बचाना चाहते हैं। तो अब जैसे अभी मैं कल भी पोल्यूशन के बारे में बता रहा था कि कैसे कैसे जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं, तो इनके अंदर का हम लोग पता केमिकल निकलते हैं, तो ये डायरेक्टली पानी में छोड़ देती हैं। अगर वो फ़िल्टर करके उन्हें ऐसे छोड़ा ना, इवन कि हम लोग बताएँ कि मेरे यहाँ घर के पास में हम लोग बात करें, बहुत बड़ा लैंड है, मतलब नदी के किनारे, वो लोग डायरेक्टली जो कचरा होता है, मेरे घर के पीछे नदी है, पास में ही नदी है, और वहाँ पे वो लोग क्या करते हैं, सीधे जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं, मतलब बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज़ भी हैं हमारे घर पास में, तो वहाँ पे वो लोग डायरेक्टली सीधा पानी नदी में चला जाता है, यमुना नदी के अंदर। तो वो डायरेक्टली अब ये पॉल्यूशन ही तो कर रहा है भैया। तो भैया अब जो पानी के अंदर जीव रह रहे हैं, तो उनकी एक तो जीव हत्या होगी, और दूसरा भैया कि आप पानी जो भैया फ़िल्टर करके मतलब बहुत से लोग नहाते हैं, और उनको भी तो पॉइज़नस चीज़ें मिल रही हैं ना, तो इससे वाटर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन के भैया बिना ट्रीट किए अपनी वेस्ट को छोड़ देते हैं वैसे ही, ठीक है? तो ऐसे करके हम लोग बात करें कि लैंड इरिटेशन ऐसे हो रही है हमारे यहाँ पे। अब हम लोग बात करने वाले हैं कुछ ऐसे तरीकों के बारे में, जिससे कि हम लोग बात करें कि अपने जो लैंड कंजर्वेशन है वो कर सकते हैं, यानी कि अपनी लैंड को बचा सकते हैं। हमें क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने हैं। अफॉरेस्टेशन मतलब होता है पेड़ लगाना। एंड प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग। तो भैया ग्रेजिंग, तो अब ऐसे जानवर जो फालतू घूम रहे हैं, तो उन्हें देखना, पकड़ना, इन्हें पालना, कि भैया जो ग्रेजिंग है वो इतनी मात्रा में ना करें कि भैया सब कुछ खत्म कर दो। तो कंट्रोल ऑफ ओवर ग्रेजिंग, तो ओवर ग्रेजिंग कंट्रोल कर लो। जो माइनिंग एक्टिविटीज है वो लिमिटेशन के साथ करो, कि भैया जो प्रशासन होता है वो ये सब चीजें देखे। और हमें क्या करनी है, प्लांटिंग करनी है शेल्टर वेट, ठीक है, मतलब प्लांटिंग वगैरह करनी है। प्रॉपर डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट। तो भैया जो फैक्ट्रीज वगैरह होती हैं, इनके ऊपर निगरानी रखने की बहुत जरूरत है, कि भैया जो फालतू में जो वेस्ट है वो सीधे डायरेक्टली एनवायरमेंट के अंदर तो नहीं फेंक रही, ट्रीट कर रही, नहीं करनी। तो ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, ठीक है। और हमारी भी कुछ जिम्मेदारी है कि हम लोग अगर ऐसी चीजें देखते हैं एनवायरमेंट के अंदर, तो हम लोग कंप्लेन करते हैं इनके खिलाफ, कि भैया देखिए वो कैसे पॉल्यूशन हो रहा है। ये साउथ की मूवी अगर आप लोग देखते होंगे, तो साउथ की मूवी में इन चीजों को थोड़ा मतलब एग्रीगेट करके दिखाते हैं, वहां पे दिखाते हैं कि ये बड़ी प्रॉब्लम है, कि वहाँ पे कि गरीब किसान परेशान हो रहा है, कि भैया जो इंडस्ट्रीज है वो परेशान कर रही हैं उन लोगों को, क्योंकि वो उनकी माँ को परेशान कर रहे हैं, मतलब जमीन को खराब कर रहे हैं। सॉइल एज अ रिसोर्स। तो भैया मिट्टी भी हम लोग बात करें रिसोर्स होती है, कि भैया अगर मिट्टी नहीं होगी तो भैया खाना कैसे खाओगे भैया तुम? मिलियंस ऑफ लोगों इसके ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, आ मोस्ट इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स, बट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर टू फॉर्म सॉइल। तो हम लोग बात करें कि मिट्टी बनती कैसी है, जो पत्थर वगैरह होते हैं, तो उनको लाखों साल लग जाते हैं, लाखों जीव मरते हैं उनके अंदर, तब जाके हम लोग बात करें कुछ फ्यू सेंटीमीटर में हम लोग बात करें सॉइल होती है वो डेवलप होती है, लाखों साल लग जाते हैं। तो अब हम लोग बात करें मिट्टी जब इतनी सालों में बनी है, तो भैया हम लोग कितनी बुरी तरीके से इसको इस्तेमाल करते हैं, खुद सोचिए देखिए, ये बार-बार अलग-अलग फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं, अलग-अलग चीज़ डाल रहे हैं। तो अब इसे खुद ये अपने आप को हील कर सकती है, पर हम लोग बात करें, हम लोग इसे परेशान करते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है? तो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है, पर इसको बनने में बिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं, सॉइल को बनने में, कुछ फ्यू सेंटीमीटर डेप्थ में। तो अब मिट्टी भी अलग-अलग प्रकार की होती है, इन सबको देखते हैं कि कितने प्रकार की होती है और उनका क्या-क्या यूजेज़ होता है, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं एल्गल सॉइल के बारे में। तो ये प्रकार की सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट सॉइल होती है। ये वाइडली स्प्रेड है कहाँ पे? पूरे नॉर्थर्न प्लेन्स में, जहाँ पे उत्तर प्रदेश सॉरी नॉर्थर्न प्लेन हुआ, जैसे कि हम लोग बात करें, ये बना हुआ है किससे? एल्गल सॉइल से। जैसे गुजरात का पार्ट हुआ, राजस्थान का पार्ट हुआ, ठीक है,
नॉर्दर्न पार्ट उत्तर प्रदेश वगैरह साइड हुआ, ठीक है। एलुअल साइड हम लोग बात करें, इसके अंदर बहुत सारी प्रोपोर्शन, इसके अंदर बहुत सारे प्रोपोर्शन हम लोग बात करें कि इससे बना होता है, कि सैंड से होता है, सिल्ट से, क्ले से, तो इन सब चीजों से मिलकर बना होता है और इसका इस्तेमाल अलग अलग चीजों के लिए किया जाता है। कैसे कैसे, जो एलुअल सॉइल है, इससे हम लोग बात करें, इसमें हम लोग बात करें पोटास होता है, फास्फोरस होता है, लाइम भी होता है, और ये शुगर केन, पैडी, वीट और दूसरी जो इंपॉर्टेंट सीरियल्स हुई, पल्स क्रॉप हुई, तो इनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो अलग अलग तरीके से हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है बड़े लोग। अब बात कर लेते हैं ब्लैक सॉइल के बारे में, या फिर रेगुलर सॉइल के बारे में। तो जैसा कि इसका नाम सजेस्ट करता है, तो ये ब्लैक तो होगी ही होगी। तो ब्लैक सॉइल के बारे में बात कर देते हैं। तो ये ब्लैक सॉइल हम लोग बात करें, बहुत अच्छी होती है, किसके लिए? कॉटन के लिए, यानी कि अगर हमें क्या करनी है, कॉटन वगैरह उगानी है, तो उसके लिए आइडियल सॉइल मानी जाती है ये। सो इट्स कॉल्ड, इसे हम लोग ब्लैक कॉटन सॉइल भी बुलाते हैं, ठीक है। इसका नाम पड़ गया ब्लैक कॉटन सॉइल, क्योंकि भैया ये मिट्टी के लिए भाई बेस्ट होती है। और मैं आपको बताऊं कि ये बना कैसे है। तो अगर आप लोग भी बुरा ना माने, तो भैया थोड़ी स्टोरी कहानी है कि भैया हमें, अगर आपको पता हो कि जो हमारा इंडियन प्लेट है, जैसे एशियन सब कॉन्टिनेंट प्लेट है, तो ये यहाँ पे नहीं था पहले। ये हम लोग बात करें अफ्रीका में जुड़ा हुआ था, तो वहां से ये टूटा 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 यहाँ पे आया, और यहाँ पे इंडिया एशियन प्लेट के पास आने वाला था। तो यहाँ पे वोल्केनिक एक्टिविटी होती नहीं सालों साल, क्योंकि हम लोग बात करें जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती है, मूवमेंट इनमें सालों साल लग जाती है। तो यहाँ पे ये क्या हुआ, जो डेक्कन पार्ट हमारा महाराष्ट्र रीजन था, यहाँ पे हम लोग बात करें वोल्केनिक एक्टिविटी होती नहीं, और फिर ये आगे कल चिपक गया। तो भैया यहाँ पे भैया जो वोल्केनिक थी वो फटी यहाँ पे, या फिर जो भी प्रोसेस रही हुआ, यहाँ पे बहुत सारी प्रोसेस हुई, और इसको सालों साल लग गए हम लोग बात करें यहाँ पे ये सारी चीजें होने में। तो अब फिर हम लोग बात करें, फिर एशियन प्लेट में टकरा गई, फिर इसलिए यहाँ पे जो हम लोग बात करें ब्लैक सॉइल बन गई। तो भैया वोल्केनिक इरप्शन से बनती है, ठीक है। और ये कुछ हम लोग बात करें नॉर्थ वेस्टर्न डेक्कन प्लेट्यू हुआ, और महाराष्ट्र का प्लेट्यू हुआ, ठीक है। तो मालवा रीजन हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, और छत्तीसगढ़ हुआ। तो यहाँ पे ये एरिया वही एरिया जिसके बारे में मैंने बात की। तो यहाँ पे ब्लैक सॉइल पाई जाती है भारी मात्रा में, समझे। तो मैंने तो आपको थोड़ी किया है, इसमें है भी नहीं, आप लोग लिखो ना तब भी चल जाएगा। मैंने बता दिया कि कैसे फॉर्मेशन हुआ है इस सॉइल का, ठीक है। इट इज रिच इन सॉइल न्यूट्रिएंट सच एज, यहाँ पे कैल्शियम अच्छी मात्रा में होता है, कैल्शियम कार्बोनेट हुआ, मैग्नीशियम हुआ, पोटास हुआ, लाइम हुआ, तो ये अच्छी मात्रा में होता है यहाँ पे। और हम लोग बात करें कि यहाँ पे ये क्या करता है, एक्सट्रीमली फाइन क्लेरी मटेरियल, तो क्लेरी मटेरियल बनता है, जिसे हम लोग बात करें, इसमें अच्छी होल्डिंग कैपेसिटी होती है, कि ये मॉइस्चर को बहुत लंबे समय तक के लिए होल्ड करके रख सकता है, जो कि हम लोग बात करें सॉइल क्रॉप को चाहिए होता है। तो इससे हम लोग बात करें बहुत बेनिफिट होता है। हम लोग बात करने वाले हैं दूसरी अपनी मिट्टी के टाइप के बारे में, जो कि है अपनी रेड और येलो सॉइल है। तो इनके बारे में डिटेल से बात करते हैं। तो रेड और येलो सॉइल कैसी है? तो ये हम लोग बात करें, ये डेवलप होती है किससे? ये डेवलप होती है क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक से, जहाँ पे लो रेन एरिया होता है। तो हम लोग बात करें, ये कवर होती है साउदर्न, जो साउथ का पार्ट है, और ईस्टर्न पार्ट है कहाँ पे, दक्कन का, दक्कन प्लेट्यू का, जैसे छत्तीसगढ़ हुआ, उड़ीसा हुआ, जो वेस्टर्न घाट्स हैं वहां पे, ठीक है। तो ये एरिया का स्प्रेड है कि कहाँ कहाँ पे ये पाई जाती है। ये हम लोग बात करें सॉइल डेवलप होती है किसमें, रेड कलर में, और हम लोग बात करें इसमें आयरन क्रिस्टल होते हैं, क्योंकि और मेटामॉर्फिक रॉक भी मिले होते हैं, और ये येलो होती है कब, जब हाइड्रेट फॉर्म में होती है। लेटरल सॉइल के बारे में बात कर लेते हैं, इवन की मेरे यहाँ भी थोड़ी बहुत है ये, देखिए मैंने भी ये लेटरल सॉइल के बारे में बात करें। लेटराइट सॉइल कैसी होती है, इसके बारे में बात करते हैं। एरिया जहाँ पे हम लोग बात करें हैवी रेनफॉल होती है, हाई टेम्परेचर रहता है, ह्यूमस कंटेंट हम लोग बात करें लो होता है, ठीक है। बैक्टीरिया हाई कर जाते हैं, हाई हाई मतलब हाई टेम्परेचर में। और ये मतलब कल्टीवेशन के लिए होती है, किसके? जो मैन्योर हुआ, मतलब सुटेबल फॉर कल्टीवेशन विद एडिक्वेट डोजेस टू मैन्योर फर्टिलाइजर। और ये कहाँ कहाँ पाई जाती है? कर्नाटका हुआ, केरला हुआ, तमिलनाडु हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, हिली एरियाज में कहाँ के, उड़ीसा, असम, इन क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है, तो फिर हम लोग इसके बारे में बात करें तो कहाँ कहाँ पाई जाती है। इसके बाद हम लोग बात करें कि अगर हम लोग अच्छी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, सॉइल कंजर्वेशन का इस्तेमाल करते हैं, टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, तो हिली एरिया जैसे कि हम लोग बात करें कर्नाटका हुआ,
केरला हुआ, तमिलनाडु हुआ, तो ये जो सॉइल है ये बहुत ज्यादा यूजफुल हो जाएगी कि वहां पे हम लोग क्या उगा सकते हैं, टी हुई, कॉफी हुई, तो ये उगा सकते हैं। और जो रेड लेटराइट सॉइल होती है तमिलनाडु में, केरला में, आंध्र प्रदेश में, और ये सुटेबल होती है कि ये काजू भी उगा सकते हैं। भैया काजू की कीमत है आपको पता ही है कि वहां पे सोच के देखिए कितना फायदा होगा। ठीक है, एक बार मैं फिर से लेटरेट सॉइल को दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो लेटरल जो हम लोग बात करें, ये हैवी रेनफॉल हर हाई टेम्परेचर वाले रीजन के अंदर उगती है, मतलब होती है। और जब इतना हाई मतलब ह्यूमस कंटेंट इतना लो होता है तो इससे क्या होता है, बैक्टीरिया वगैरह मर जाते हैं हाई टेम्परेचर में। तो ये सुटेबल होती है कल्टीवेट, अगर हम लोग इसे अच्छी तरीके से इस्तेमाल करते हैं, इसका डोजेज देते हैं, इसका मैन्योर का, फर्टिलाइजर का, तो ये सुटेबल हो जाती है कल्टीवेशन के लिए। बस इतना थोड़ा बहुत कंट्रोल करना पड़ता है। और ये कहाँ कहाँ पाई जाती है, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, एमपी, हिली एरिया में पाई जाती है, उड़ीसा और असम के। और कुछ हम लोग अगर बात करें कुछ टेक्निक का, हम लोग अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करते हैं, तो सॉइल कंजर्वेशन है टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं। तो हिली एरिया जैसे कर्नाटका हुआ, केरला हुआ, तमिलनाडु हुआ, तो यहाँ पे हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, किसका किसका क्या चीज ग्रो कर सकते हैं यहाँ पे, क्या टी हुई, कॉफी हुई, और लेटरेट सॉइल हुई, तो तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश में तो ये सुटेबल होती है किसके लिए, कैसूस नट के लिए, मतलब काजू वगैरह के लिए। इसके अलावा अब दूसरी सॉइल के ऊपर आते हैं हम लोग, जिसका नाम है हमारा एरिड सॉइल। ठीक है, तो एरिड सॉइल के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहले एक बार, क्योंकि बार बार मुझे चेक करना पड़ता, क्योंकि बार बार ये वीडियो बंद हो जाता है बीच में चलते चलते, इसलिए इन सब चीजों को देखना पड़ता है। और फिर से मैं भूल गया कि मैंने अपने हेडफोन लगा नहीं रखे। ठीक है, सॉरी फॉर दैट। क्योंकि इसमें टेक्निकल अभी एरर्स थोड़े बहुत आ रहे हैं लैपटॉप में, तो इसलिए फॉर सॉरी फॉर दैट डिस्टरबेंस। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को बेहतर से बेहतर दे सकूँ। ठीक है, एरिड सॉइल के बारे में बात करते हैं। तो रेंज फ्रॉम रेड टू ब्राउन, तो ये रेड से ब्राउन मतलब टाइप में होती है कलर में, और ये सैंडी टेक्सचर में होती है, सलाइन नेचर में होती है। और हम लोग बात करें डस्टी ड्राई क्लाइमेट में पाई जाती है, हाई टेम्परेचर में होती है। और सॉइल लैक्स ह्यूमस, तो इसमें ह्यूमस वगैरह नहीं होता है, मॉइस्चर कंटेंट नहीं होता है। और अगर प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज मिलती हैं तो फिर ये कल्टीवेटेबल, मतलब खेती करने के लिए पर्याप्त हो जाती है। बस इसमें कुछ मतलब वही है कि एफर्ट डालने पड़ते हैं। कहाँ पे होती है, ये वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान में पाई जाती है। अब बात कर लेते हैं फॉरेस्ट सॉइल के बारे में। तो हिली माउंटेन एरिया में पाई जाती है, जहाँ पे जो रेन फॉरेस्ट सफिशियंट रेन फॉरेस्ट अवेलेबल होते हैं, वहां पाई जाती है। सॉइल का टेक्सचर हम लोग बात करें, वेरी अलग अलग माउंटेन के हिसाब से अलग अलग होता है। जहाँ पे इन्वायरमेंट हम लोग बात करें, जहाँ जैसा इन्वायरमेंट होगा उसी हिसाब से ही सॉइल वैसी बन जाती है। दे आर लूमी एंड सिल्टी इन वैलीज, तो लूमी और सिल्टी होती है वैलीज वगैरह में, और साइड कोर्स थोड़ी मोटी मोटी होती है। ठीक है, अपर स्लोप्स में। और अगर हम लोग बात करें जहाँ पे स्नो कवर्ड है, तो वहाँ पे जो सॉइल है वो एक्सपीरियंस करेगी क्या, एसिडिक, और वहाँ पे लो ह्यूमस होगा, कंटेंट होगा। सॉइल हम लोग बात करें अगर लोअर पार्ट में होती है, वैलीज में, जैसे रिवर ट्रेन हुआ, तो यहाँ पे हम लोग बात करें कि यहाँ पे फर्टाइल होती है। वो यहाँ पे फर्टाइल की स्पेलिंग FERTILE होती है। ठीक है, अब भाई थोड़ा बहुत और बचा है, इसको और खत्म कर लेते हैं। सॉइल इरोजन के बारे में बात करनी है बस केवल। तो हम लोग बात कर रहे हैं समय के साथ साथ जो मिट्टी है इसका इरोजन भी होता है। तो अब ये नेचुरल प्रोसेस से भी होती है और ह्यूमन कॉस्ट भी होती है, यानी कि इंसान की वजह से भी होती है कुछ, मिट्टी का खत्म हो मतलब खराब होना, और कुछ नेचुरल प्रोसेस भी होती है। ठीक है, तो जब लगातार मिट्टी क्या कहती है, बहती रहती है, तो मतलब एक जगह पे मतलब कोई लैंड एरिया है, ठीक है, तो वहाँ पे मिट्टी है। तो अब हमें पता है मिट्टी बनने में बहुत साल लग जाते हैं, तो फिर नदियां क्या आती हैं, अगर किसी एरिया के अंदर बाढ़ हो जाए तो उसके साथ बह गई। या फिर हम लोग बात करें कि हमने वहां पर प्लांटेशन नहीं की, तो उसकी वजह से मिट्टी बह के चली गई, तो इसकी वजह से जब ये मिट्टी हम लोग बात करें चली जाती है एक जगह से, तो उसे क्या बोलते हैं, सॉइल इरोजन बोलते हैं। तो ये अलग अलग कारणों की वजह से होती है। तो उनके कारण कौन कौन से हैं, डिफॉरेस्टेशन और ओवरग्रेजिंग। तो डिफॉरेस्टेशन से होता क्या है कि आप इसको मैं समझाता हूँ थोड़ा अच्छी तरीके से। तो नॉर्मली मंथली होता क्या है कि मंथली कोई खेत वगैरह है, ठीक है, तो मंथली की अगर कोई जंगल वाला एरिया है, तो वहाँ पे बहुत सारे पेड़ लगे हैं। तो पेड़ लगे होने से क्या होती है कि वो अपनी होड़ बना के रखती है, मिट्टी में पकड़ के रखती है। अगर बारिश होती है तो मिट्टी बहती नहीं है। अगर हम लोग बात करें पेड़ नहीं होंगे तो मिट्टी कहाँ कहीं बह जाएगी। इसलिए डिफॉरेस्टेशन की वजह से हम लोग बात करें कि जो सॉइल इरोजन है वो हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा ओवरग्रेजिंग, तो भैया वही मैंने बताया कि घास वगैरह उगी है या छोटे छोटे पेड़ हो गए हैं, तो भैया तो गाय वगैरह आपने चरवाने छोड़ दी है, बकरी छोड़ दी अपनी, तो अब जो पेड़ है तो वो तो खा जाएंगी, तो मिट्टी अब अकेली डली है, पानी आएगा तो बह के चली जाएगी। ठीक है,
कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग, तो भैया माइनिंग हो रही है, कंस्ट्रक्शन हो रही है, इससे भी हम लोग बात करें मिट्टी खराब हो जाती है। वाटर फ्लो एज सीट ओवर लार्ज एरिया डाउन द स्लोप्स, दिस कॉज द वॉशिंग अवे ऑन द टॉप, दिस इज कॉल्ड सीट इरोजन। तो भैया बहुत बार क्या होता है कि जो हम लोग बात करें जो पानी का फ्लो होता है बहुत बहुत बड़े एरिया के अंदर, तो ऑब्वियस सी बात है अगर पेड़ लगे होंगे थोड़ी बहुत होल्ड करके रख लेगी, वरना बाकी पूरी चली आएगी। विंड ब्लोस लूज सॉइल, तो भैया जो लूज सॉइल होती है उसको हवा बहा के ले जाती है। और स्लोपिंग लैंड में हम लोग बात करें इसे क्या बोलते हैं, विंड इरोजन बोलते हैं। स्लोपिंग एरिया के अंदर जैसे समझ लें कि आंधी अगर आपने देखी होगी, आंधी आती है तो उसके अंदर मिट्टी उड़ के आती है, तो मिट्टी आई कहाँ से, भैया हवा चारों लगी। अब अगर पेड़ लगे होते तो पेड़ पकड़ के रखते मिट्टी को, अब ये लूज थी तो उड़ के चली गई। तो इसे क्या बोलते हैं, विंड इरोजन बोलते हैं। जो स्लोपिंग एरियाज होते हैं, स्लोपिंग लैंड होते हैं, या फिर हम लोग बात करें लूज मिट्टी होती है तो उसको हवा उड़ा के ले जाती है। ठीक है। लैंड अनफिट फॉर कल्टीवेशन कॉल्ड बैडलैंड, तो भैया बैडलैंड क्या होती है, जहाँ पे हम लोग बात करें हम लोग खेती किसानी नहीं कर सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं, बैडलैंड बोलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कुछ सॉल्यूशंस के बारे में कि कैसे भी करके जो पॉल्यूशन हो रहा है या फिर लैंड इरोजन होता है, इसको रोक कैसे सकते हैं, इसको रोकने के भी तरीके हैं। ठीक है, तो कौन कौन से तरीके हम लोग ले सकते हैं, तो इसको हम लोग बात करें कि स्टेप कैन बी कट डाउन। तो भैया वही है कि टेरेस कल्टीवेशन करो, जो रिस्ट्रिक्शन है इरोजन का। तो भैया टेरेस फार्मिंग कैसी होती है, एक पहाड़ बना होता है, जैसे मान लो पहाड़ बना दिया है ने ऐसा, यहाँ बना के दिखा दे रहा है साइड में। तो अब यहाँ पे मान लीजिए कि ऐसे करके टेरेस फार्मिंग कर दी हमने। तो अब मान लीजिए कि यहाँ पे एक्सप्लो जो पहाड़ी एरिया है, तो यहाँ पे पानी गिरा, तो यहाँ से मिट्टी बह के पहुंची यहाँ में, यहाँ से पहुंची यहाँ पे, यहाँ पे पहुंची यहाँ पे, तो भैया टेरेस फार्मिंग कर ही रहे हैं तो खेत में ही तो पहुंच रही है मिट्टी ना। तो यहाँ पे हम लोग बात करें इससे भी काफी हेल्प मिल जाती है। अफोरेस्टेशन, ज्यादा पेड़ लगाओगे तो मिट्टी बहेगी नहीं। प्लग अलोंग द कॉन्ट्रर लाइन्स, फिर शायद हमें लगता है फिर प्रॉब्लम आ रही है यार, चेहरे में बार बार लैपटॉप प्रॉब्लम कर रहा है यार ये। तो भाई सॉरी फॉर दैट कि बार बार मुझे रुकना पड़ रहा है, कि यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि लैपटॉप तो अच्छे से वर्क नहीं कर पा रहा है। बार बार मेरी कोई आवाज़ सॉर्ट आउट हो जा रही कहीं पे, ये वीडियो वर्क नहीं कर रहा। सॉरी फॉर दैट, बस थोड़ा लास्ट बचा है, इसको आज ये वाला वीडियो मैंने चली है, इसके आगे जितने चैप्टर होंगे उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। सॉरी फॉर दैट। ठीक है, तो अब हम लोग बात कर रहे थे, समझते हैं। कंट्रोल प्लस जेड दबाओ और बाकी सबको हटाओ। तो हाँ, अब हम लोग बात कर रहे थे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में। लास्ट का थोड़ा सा बचा था, इसको और खत्म कर लेते हैं। हाँ, तो सबसे पहले अब हमें यहाँ पे दी गई कंट्रोल फार्मिंग के बारे में दी गई है, और ऊपर दिया है टेरेस फार्मिंग के बारे में। तो इनमें थोड़ा थोड़ा अंतर होता है, इनको समझ लेते हैं पहले थोड़ा सा। ठीक है, एक डायग्राम की मदद से। तो अब मैं यहाँ पे बनाता हूँ, एक पहाड़ बनाता हूँ। तो अब पहले मैं पेन ले लूँ, अब यहाँ पे बनाता हूँ मैं डायग्राम। तो अब मान चलिए कि अब ये कोई पहाड़ है। ठीक है, अब टेरेस फार्मिंग और कंट्रोल फार्मिंग में अंतर बताता हूँ। तो अब टेरेस फार्मिंग की जाती है, तो टेरेस फार्मिंग में हम लोग बात करें, हमने बताया टेरेस जैसा स्ट्रक्चर बना देते हैं ऐसे ही। अच्छे से नहीं बना पा रहा मैं, यहाँ पे बना देता हूँ मैं। तो अब यहाँ पे हम लोग एक साइड पे बनाते हैं इसके। ठीक है, अब गंदा बने जैसा बने, आप देख लीजिए कि यहाँ पे क्या होता है टेरेस फार्मिंग में, कि भैया यहाँ पे स्लोप बना देते हैं कि यहाँ पे मिट्टी बहेगी तो यहाँ पे पहुंच जाएगी, यहाँ की मिट्टी यहाँ पहुंच जाएगी, यहाँ की मिट्टी यहाँ पहुंच जाएगी। तो ये होती है टेरेस फार्मिंग। अब हम लोग बात करें कंट्रोल फार्मिंग में, क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ पे स्पाइरल जैसा बना देते हैं, पहाड़ के पास में मिट्टी अब जा ही नहीं पाएगी। तो ये होती है क्या होती है, कंट्रोल फार्मिंग होती है। तो प्लगिंग अलोंग द कंट्रोल लाइंस डिसलेट द फ्लो ऑफ वाटर डाउन द स्लोप, दिस इज कॉल्ड कंट्रोल प्लगिंग। तो भैया यही होती है। और हम लोग क्या करते हैं, अब हवा से बचाने के लिए क्या करते हैं, प्लांट लाइन्स ऑफ द ट्री टू क्रिएट शेल्टर बेल्ट। तो भैया प्लांट को ऐसा डिजाइन में क्रिएट करना है कि वो शेल्टर बेल्ट की तरह बन जाए, जो कि हवा की फोर्स को रोक सके। ठीक है, ऐसी रो बनाई जाए, जैसे कि हम लोग बात करें इसे क्या बोलते हैं, शेल्टर बेल्ट बोलते हैं। तो शेल्टर बेल्ट यानी कि पेड़ों को ऐसी लाइन लगाना जो कि जो विंड की फोर्स है वो रोक सके। ठीक है, जैसे लार्ज फील्ड हुई तो इन्हें स्ट्राइप्स में हम लोग डिवाइड कर देते हैं, और वहां पे हम लोग बात करें कि हम लोग बात करें लार्ज फील्ड को डिवाइड कर देते हैं छोटी छोटी स्ट्राइप में। स्ट्राइप्स ऑफ ग्रास आर लेफ्ट टू ग्रो बिटवीन द क्रॉप्स। तो बस कुछ मतलब बीच में गैप छोड़ दो, वहाँ पे स्ट्राइप में ग्रास उगा देते हैं, जहाँ पे हम लोग बात करें क्रॉप्स उगाई जाती है उनके बीच में। द ब्रेक द फोर्स ऑफ द विंड, दिस मेथड इज नॉन एज स्ट्राइप क्रॉपिंग।
तो इसे क्या बोलते हैं, स्ट्राइप क्रॉपिंग बोलते हैं। ठीक है, अब एक काम करते हैं, थोड़ा इसको थोड़ा फिर समराइज कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे बीच बीच में मुझे एक दो बार रुकना पड़ा था, इसलिए मैं इसे दोबारा से पूरा कंक्लूड करके दोबारा से बता देता हूँ। तो कंजर्वेशन में हमने देखा कि सबसे पहले हम लोग क्या कर सकते हैं, टेरेस फार्मिंग कर सकते हैं, इसके बारे में हमने बात करी थी कि भैया। और फिर काउंटर फार्मिंग, टेरेस फार्मिंग हमने ये बता ही दिया था। काउंटर फार्मिंग में हमने गोल गोल चक्कर काट दिए थे, और हम लोग बात कर रहे थे पेड़ों की लाइन जैसी बना सकते हैं, जैसे कि सेल्टर बेड बन जाएगी, जिससे कि जो फोर्स है विंड का तो वो कम लगेगा। फिर हमने देखा कि लार्ज फील्ड को छोटी छोटी स्लाइस में बांट दो, बीच में ग्रास उगा दो, जिससे कि जो फोर्स है विंड का वो टूट जाएगा, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रिप क्रॉपिंग बोलते हैं। ठीक है, ये चीज देखनी है। अब एक तरीके से हम लोग बात करें, पूरा रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा, इससे कि हमें एक शॉर्ट टाइम पे पूरा पूरा आइडिया लग जाए कि हमने क्या क्या पढ़ा। ठीक है, थोड़ा चैप्टर थोड़ा लंबा था। तो डिवाइड कर लेते हैं अपने पूरे चैप्टर को। तो हमने सबसे पहले रिसोर्सेज और डेवलपमेंट के बारे में थोड़ी थोड़ी बात की थी, कि रिसोर्स क्या होता है, कि क्या क्या नहीं होता है। फिर क्लासिफिकेशन देखी, ओरिजिन के बेसिस पे कोई लिविंग थिंग होती है तो फिर उसे बायोटिक रिसोर्स बोलते हैं, और जो नॉन लिविंग थिंग होती है उसे अबायोटिक बोलते हैं। कि खत्म हो सकता है, नहीं हो सकता, एक्सिस्टेंसिबिलिटी के ऊपर बात की हमने, कि दोबारा बन सकता है या कभी खत्म हो जाएगा, उसके ऊपर बात की। ये कैसे फॉसिल फ्यूल हमारे समय के साथ खत्म हो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा हमने देखा कि डेवलपमेंट की स्टेजेस के ऊपर देखा कि कौन कौन से रिसोर्स डेवलप हो चुके हैं, या फिर किनमें पोटेंशियल है कि भैया रिसोर्स हमारे मतलब पोटेंशियल है, पर हमने अभी उन्हें अच्छी तरीके से इस्तेमाल नहीं किया है। और कुछ हम लोग बात करें कि अभी हम लोग बात करें, इन्हें हम लोगों ने, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, पर हम लोग इसे स्टॉक में रख लिया, पर मतलब टेक्नोलॉजी नहीं है। ठीक है, पर हमारी ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई कर सकता है, पर हमारे पास अभी वो टेक्नोलॉजी नहीं है जो कि हम हमें चाहिए। तो वो क्या होते हैं, स्टॉक रिसोर्सेज होते हैं। रिजर्व के बारे में बात की, तो रिजर्व क्या होते हैं, रिजर्व को हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी की वजह से, पर इसे फ्यूचर जनरेशन के लिए हमने रखा है। ठीक है, अब ओनरशिप के बेसिस पे हमने रिसोर्सेज को देखा कि इंडिविजुअल रिसोर्सेज क्या होते हैं, कि कोई पर्सन, कोई इंडिविजुअल किसी पर हम लोग बात करें कि रिसोर्सेज को ओन करता है। फिर हमने देखा कम्युनिटी रिसोर्सेज, इसको पूरी कम्युनिटी बिलोंग करती है, जैसे पार्क हुआ या फिर दूसरी चीजें हुई, तो ये क्या होते हैं, कम्युनिटी रिसोर्सेज होते हैं। फिर इसके बारे में नेशनल रिसोर्सेज के बारे में बात की, तो नेशनल रिसोर्सेज क्या होते हैं, कैसे होते हैं, इनके बारे में बात की कि भैया कि एक टेरिटरी के अंदर जितने भी होते हैं वो सारे सारे वो नेशनल रिसोर्सेज होते हैं। और इनमें हमने एक चीज देखी कि जो 12 भी जो कोस्टल एरिया होते हैं, तो वहां से 12 नॉटिकल माइल्स तक जो एरिया होता है, तो वो सबकी सब एक मतलब नेशनल रिसोर्सेज के अंदर ही आता है। जैसे इंडिया के पास में हम लोग बात करें, कोस्ट से 12 नॉटिकल माइल्स तक जितना भी एरिया होगा, वो सब हमारी कंट्री के रिसोर्सेज के अंदर ही आएगा। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के द्वारा ओन किए गए रिसोर्सेज जो कि किसी कंट्री के नहीं होते हैं, वो इंटरनेशनल रिसोर्सेज के अंदर आ जाते हैं। जो रिसोर्सेज है उनका डेवलपमेंट कैसे होगा, तो उसके बेसिस पे हमने देखा कि कैसे कैसे अलग अलग मतलब जो नेशनल जो रिसोर्सेज हैं वो हम लोग को फ्री मिल रहे हैं, तो हम लोग बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन वगैरह कर रहे हैं। तो कुछ मतलब प्रॉब्लम्स के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस किया कि कैसे कुछ लोगों के हाथ में ही हम लोग बात करें रिसोर्सेज का हाथ में आ जाता है, तो वो उसे सोसाइटी का डिवीजन हो जाता है, मतलब अमीरी गरीबों का भेदभाव हो जाता है, ये देखा हमने। ठीक है, फिर हमने इसके बाद हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट देखा कि कैसे हमें अपना डेवलपमेंट भी करना है और एनवायरनमेंट को भी देखना है। फिर इसके अंदर एग्जांपल देखे हमने, बहुत सारे प्रोग्राम चलाए गए, जैसे अजेंडा 21 हुआ। फिर रिसोर्सेज की प्लानिंग कैसे की जाती है इंडिया के अंदर, उसके बारे में बात की। कैसे सर्वे किए जाते हैं, कैसे इम्प्लीमेंट किए जाते हैं, कैसे नेचुरल रिसोर्स को पूरी कंट्री में फैलाया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने उसी में देखी। लैंड रिसोर्सेज के बारे में बात की, कैसे कैसे इंडिया के अंदर जो लैंड रिसोर्सेज है वो बटा हुआ है, कैसे 43% हमारे पास प्लेन्स हैं, माउंटेन 30% है, और बाकी के बचे हुए 27% प्लेट्यूज हैं। ठीक है, लैंड का यूटिलाइजेशन कैसे कैसे किया जा सकता है, नेट फोन एरिया के बारे में बात की, फैलो लैंड के बारे में बात की, अदर कल्टिवेटेड लैंड के बारे में बात की। ठीक है, फिर लैंड डिग्रेडेशन देखा कि लैंड खराब कैसे हो रहा है, उसके कारण क्या क्या है। ठीक है, उसके अलग अलग कारणों के बारे में देखा, उसको खत्म कैसे कर सकते हैं, बचा कैसे सकते हैं, उनके बारे में देखा। फिर सॉइल को एज अ रिसोर्स की तरह देखा, अलग अलग मिट्टियों के बारे में बात की, एलुअल सॉइल और ब्लैक सॉइल और रेड येलो सॉइल। ठीक है, तो लेटरेट सॉइल, रेड सॉइल, फॉरेस्ट सॉइल। ठीक है, फिर हमने देखा कि जो सॉइल इरोजन हो रहा है तो उसको बचा कैसे सकते हैं। फिर कंजर्वेशन के बारे में, तरीके के बारे में बात की, कैसे कैसे मिट्टी को बचा सकते हैं। ठीक है,
तो ये सारा अपना यही चैप्टर था और रिवीजन भी कर लिया। उम्मीद है आपको समझ में आया। तो थोड़ी बहुत मैं जानता हूँ कि थोड़ी बहुत इस लेक्चर में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हुई, पर अगर आप इसको नजरअंदाज करते तो बाकी लेक्चर तो हमारे सही डले हुए हैं और पूरी अपनी क्लास 10 कंप्लीट हो चुकी है और उम्मीद है कि आपको समझ में आए। और अगर आपको कोर्स वगैरह अगर नोट्स चाहिए हो या फिर कुछ गाइडेंस चाहिए हो, आपको कुछ डाउट होते हैं, तो आप लोग वेबसाइट को मेरी फॉलो कर सकते हैं, इंडो फ्रेंच आईएएस। जाके गूगल पे सर्च कर लीजिए, अगर वहाँ पे बहुत अच्छे कोर्सेज हैं और वहाँ पे आपको फ्री मतलब मेंटरशिप मिलेगी बैचेस के साथ में। और उम्मीद है कि आपको लेक्चर समझ में आया हो और मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। तो तक के लिए धन्यवाद। बाय, सायोनारा।